बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। देखती आँखें और सुनते कानों को तारिक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे। और अगर ये जुमला मैं अदा करूँ तो देखती आँखों और सुनते कानों को सनामजद का सलाम पहुँचे। एक ऐसा तारीख़ी जुमला जो एक अहद साज तारीख़ साज शख्सियत ने अदा किया। और कुछ जुमले, कुछ शख्सियात ऐसे होते हैं कि उनकी जब तारीख़ लिखी जाती है तो वो कितने कदावर थे, वो कितने जय्यद थे, उन्होंने अपनी कौम के लिए कितना काम किया। जब ये लिखा जाएगा और आने वाली नस्लें जब उसे पढ़ेंगी तो उनको अंदाज़ा होगा कि वो किस शख्सियत से महरूम हो गए। बहुत मोहतरम, बहुत कदावर, एक तारीख़ साज, एक अहद साज शख्सियत जनाब तारिक अज़ीज़ साहब कल इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। GTV के इस प्लेटफॉर्म से हम उनकी फ़ैमिली से, उनके प्यारों से, उनसे मोहब्बत करने वालों से, उनके फ़ैन से हम इज़हार ताज़ियत करते हैं और हम ये भी दुआ करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा गम है। अल्लाह ताला उनके प्यारों को, उनके जो अपने थे, उनको हिम्मत दे कि वो इस सदमे को और इस दुख को बर्दाश्त कर सकें। जब ये ख़बर आई तो हर दिल तकलीफ़ में आ गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से एक के बाद एक ख़बर हमें सुनने को मिल रही है। एक के बाद एक हादसा, एक के बाद एक सानहा, और इतनी तादाद में लोगों का मर जाना, ये यकीनन बड़ा तकलीफ़देह मरहला रहा। अगर हम 2020 की बात करें, कोरोना तो एक तरफ, इसके अलावा भी कुछ इस तरह के मसाइल और कुछ इस तरह की चीज़ें रहीं कि एक के बाद हमने दूसरी जो है वो बुरी ख़बर सुनी। और कल भी जब ये ख़बर आई कि तारिक अज़ीज़ साहब जो हैं वो इस दुनिया से कूच कर गए हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया हो, मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स हों, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी सोशल मीडिया पर आपने देखा, सब ने अपनी तरफ से मैसेजेस जो हैं वो भेजे। और अगर हम उनके करियर की बात करें, अगर हम जो काम उन्होंने किया, पाकिस्तान टेलीविज़न पर जो उनका प्रोग्राम लोग देखते थे, नीलाम घर, मैं, आप, क्या, हम सब, शायद कोई भी एक ऐसा शख्स ना हो जिसने वो प्रोग्राम ना देखा हो। और अगर हम ये कहें कि ये जो आज हम गेम शोज़ देख रहे होते हैं, हम क्विज़ शोज़ देख रहे होते हैं, इनके पायनियर तारिक अज़ीज़ साहब थे। वो जो उनका प्रोग्राम था नीलाम घर, और वहाँ लोगों का आना, लोग अपने लिए बड़ा बाइस फ़ख्र समझते थे, लोग इंतज़ार करते थे उनके प्रोग्राम का। जिस तरह से उनका अंदाज़ था, जो उनका गुफ्तार था, जो उनकी शख्सियत थी, जिस तरह से उनका मुताला था, जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते थे, यकीनन मैं क्या, मुझ जैसे बहुत सारे होस्ट जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें लाजमी उनको फ़ॉलो करना है। हम करते आए हैं और आगे भी अल्लाह करे कि हम इस तरह की शख्सियात को पढ़ सकें, जान सकें और हम उनको फ़ॉलो कर सकें। उन्होंने फ़िल्म्स में भी काम किया, उन्होंने एक्टिंग भी की, इसके साथ साथ एक अरसे तक वो असेंबली का हिस्सा भी रहे, उन्होंने सियासत भी की। लेकिन जो उनका अंदाज़े बयां था, जो उनका मेज़बानी का अंदाज़ था, जिस तरह से वो अपने प्रोग्राम को लेकर चलते थे, वो अपनी मिसाल आप था। उन्होंने, वो इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन उनका काम, उनका वो अहद जो वो लोगों से करते थे अपने काम के ज़रिए, जितनी सच्चाई के साथ, जितनी मोहब्बत के साथ वो अपने देखने वालों से मुखातिब होते थे, जितनी मोहब्बत के साथ उन्होंने स्क्रीन को अपनी ज़िंदगी का वक्त दिया, शायद वो हम कभी भुला नहीं सकेंगे। वो कहते हैं ना, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। आइए तारिक अज़ीज़ साहब की शख्सियत पर एक पैकेज देखते हैं। देखती आंखों, सुनते कानों, आपको तारिक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे। तारिक अजीज 28 अप्रैल 1936 को जालंधर में पैदा हुए। उनके वालिद मियां अब्दुल अजीज 1947 में पाकिस्तान हिजरत करके आए। तारिक अजीज ने इब्तिदाई तालीम साहिवाल से हासिल करने के बाद लाहौर का रुख किया। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में आला तालीम को जारी रखते हुए अपने कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। जब पाकिस्तान टेलीविजन ने 26 नवंबर 1964 को लाहौर से अपनी नशरियात का आगाज किया, तो सबसे पहले न्यूज एंकर का एजाज भी तारिक अजीज ने हासिल किया। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है।
ख़वातीन हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। तारिक अजीज ने पीटीवी के नीलाम घर से शोहरत पाई। पीटीवी का पहला खबरनामा भी उन्होंने पढ़ा। तारिक अजीज पीटीवी के साथ साथ फिल्मी सनत से मुंसलिक रहे और मुतअद्दिद फिल्मों में अपनी जानदार अदाकारी के जौहर दिखाए। तारिक अजीज की पहली फिल्म शबाब किरानवी की इंसानियत थी, जो 1967 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्होंने ज़ेबा, वहीद मुराद और फिरदौस के साथ काम किया। क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी डॉक्टर कि मेरी मरहूमा माँ को मुझसे बहुत प्यार था। वो मेरे सर पर सेहरा देखना चाहती थी। उन्होंने ये रिश्ता तलाश करके अपनी जिद की। 1970 के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत में उनका फ़ाल किरदार था। तारिक अजीज ने कॉलम निगारी भी की। सियासी, समाजी, फिल्मी, अदबी और स्पोर्ट्स की मशहूर तरीन शख्सियात के साथ इंटरव्यूज करने का एजाज भी हासिल किया। जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, वतन अजीज को दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब ये आवाज़ हम नहीं सुन सकेंगे। बिछड़ा कुछ इस अदा से, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरां कर गया। अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक ब्रेक मिलेंगे और मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और मेरा ये जुमला आपको आज के प्रोग्राम के बारे में बता देगा कि जी आप झुर्रियों से ना हो परेशान, देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। तो 11 बजे तक आपने मेरे साथ रहना है। और ये जो चेहरों पे झुर्रियाँ छाइयाँ हो जाती हैं, जिसे हम पिगमेंटेशन भी कहते हैं, एक तो ये ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट हो जाए, रात को आप सोएं और सुबह आप उठें कि आपको छाइयाँ हो जाएं। भी ऐसा होता हो, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, अंदाज़ा है कि ऐसा नहीं होता। इसमें आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू, आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना, अक्सर जिस्म में खून की कमी हो जाना और इसके अलावा बहुत सारे मामलात होते हैं। और ख़वातीन में ये चीज़ ज़्यादा होती है आफ्टर प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन मर्दों में भी पिगमेंटेशन या झाइयों का मसला होता है। तो ये प्रोग्राम सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, बल्कि जो हज़रात हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके भी अगर झाइयाँ अक्सर लोगों के नोज़ पे हो जाती है, बटरफ्लाई साइड्स पे बन जाती है, आपके फोरहेड्स पे होने लग जाती है। सो ये बहुत देर से जाती है, बहुत ही सब्र के साथ इसका इलाज करना पड़ता है। लेकिन इलाज है क्या, इस पर हम बात करेंगे एंड ट्रीटमेंट्स भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हर्बल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। एंड हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी जो हमेशा डर्मा के हवाले से आप लोगों को गाइड करती है, डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे ना, आमीन। खैरियत से रखे। अच्छा जी, ये झाइयाँ या झुर्रियाँ, झाइयाँ कहा जाता है पिगमेंटेशन, ओवरनाइट तो नहीं होते ये मामला? अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि वाकई ना ये ओवरनाइट होती है और ना ये ओवरनाइट जाती है। यस। जब पिगमेंटेशन बनना स्टार्ट होती है तो उससे पहले सबसे पहले हमारी स्किन पर डिहाइड्रेशन के साइंस आते हैं। ओके। और वो साइंस क्या होते हैं कि आपकी स्किन स्टार्ट में बहुत डल एंड ड्राई सी आपको फील हो रही होती है। ठीक है। और कभी कभार ये होता है कुछ पेशेंट्स के अंदर कि कुछ को फ्रेकल्स की फॉर्म में स्टार्ट हो जाती है या किसी को डबल टोन की फॉर्म में स्टार्ट हो जाती है, अनइवन स्किन टोन जिसे हम कहते अच्छा, हैं। फ्रैकल क्रीम्स तो लोगों ने इस्तेमाल की, लेकिन मैं अगर ये फ्रैकल्स जो हैं ये भी झाइयों की एक किस्म होती है, स्टार्टिंग फॉर्म है फ्रेकल्स एक्चुअली हाँ, छोटे छोटे से जो ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर या अनइवन स्किन टोन हो रही होती है। ठीक है। उन तमाम के बाद फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है। रीजंस इसके काफ़ी सारे हैं और कुछ आपने भी एक्सप्लेन कर दिए हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होती हैं। उसके साथ साथ प्रेगनेंसी के थ्रू जो लोग जो ख़वातीन गुजरती हैं, उसके साथ जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करते हैं लोग, अच्छा, बच्चे रोकने के लिए जो मेडिसिन खाते हैं, उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन के चांसेस 80% तक बढ़ जाते हैं। राइट। किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी को PCOS का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से पिगमेंटेशन जो है चेहरे के ऊपर ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है।
और मतलब हम लोग हार्मोन अगर किसी भी तरह का हार्मोनल जी। इशू है तो उसमें जिस तरह प्रेगनेंसी में भी ये होता है कि हार्मोन्स आपके चेंज हो रहे हाँ होते हैं। बिल्कुल, तो एक तो उसमें ये रीज़न है और दूसरा रीज़न ये कि हम खुद पिगमेंटेशन बनाने की वजह है सबसे बड़ी। वो कैसे? हम सनब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते, यस। वाइटनिंग क्रीम लगा के धूप में निकल जाते हैं और समझते हैं कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी नॉर्मल। जो ओवर द काउंटर क्रीम्स मिल रही हैं जो फेयरनेस के या वाइटनिंग के हवाले से कमर्शियल्स भी हैं जिनके काफ़ी सारे, तो लोग क्या करते हैं कि वो क्रीम्स लगा के डे टाइम में मेकअप से पहले और वो धूप में घूम रहे होते हैं। अब वो किसी हद तक एक तो जो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं किसी हद तक वो भी डैमेजिंग है जिसके अंदर स्टीरॉइड्स हैं जो आपके कलर को बिल्कुल 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में बिल्कुल फेयर कर देती हैं। इवन फर्स्ट डे में लोग फर्स्ट डे यूज करते हैं तो कुछ आपको तो लगता बहुत है ही कि थर्ड पता क्लास नहीं क्रीम्स क्या- एग्जैक्टली जो एक दिन के बिल्कुल बाद सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इस तरह की जो क्रीम्स होती हैं वो डेफिनेटली आपको साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ हार्म लेके करती जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि स्किन के ऊपर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा या एबनॉर्मल मेलानिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जितनी हमारी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम लोग अक्सर दुबई वगैरह से परचेज़ करते हैं उन क्रीम्स की जब हम क्रीम्स को लगाते हैं तो उसका इफेक्ट आने में काफ़ी टाइम Time लेती हैं। लगता वो है, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स के बाद वो अपना इफेक्ट देना शुरू करती हैं। तो वो बिल्कुल सेफेस्ट फॉर्मुलेशंस होती हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप कोई क्रीम्स ना लगाएं। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि आपको अपनी रूटीन के अंदर एक नाइट ठीक है। क्रीम रखनी होती है। अच्छा, जो ये अगर आप डॉक्टर आयशा पिक्चर देखें दोबारा प्लीज़ दिखाइएगा जिसमें स्पॉट्स हैं पूरे फेस के ऊपर। अच्छा, एक तो स्पेसिफिक होता है कि झाइयाँ आपके साइड्स पर हैं, लेकिन ये जो पिक्चर है जिसमें स्पॉट्स हैं, इसमें झाइयाँ हैं, ये एक साइड पर आप देख सकते हैं, ये पैच बना हुआ है। इसका इलाज क्या है? देखिए ये डॉक्टर आयशा, ये क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये फ्रेकल्स ही लग रहे हैं बिकॉज मेरी ये वाला सॉरी देखिए, ये आईसाइट तो आई वीक थिंक है। एक्नी के साथ का प्रॉब्लम है कुछ। इसके अलावा एक और पिक्चर थी हमारे पास, ये क्या है? अच्छा, इस कंडीशन को स्पेसिफिकली जो है वो हम कहते हैं एक्नेथोसिस निग्रिकान। ठीक है, ठीक है, एक पिक्चर जो आपने दिखाई थी वो मेलाज्मा था इसके अंदर। ओके। लेकिन जो एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है एक्नेथोसिस निग्रिकान, उसमें स्किन काफ़ी हार्ड सी आपको फील होती है। उसके साथ साथ जब आप हाथ लगाते हैं तो आपको हल्का सा वेलवेटी सा टेक्सचर फील होता है। अच्छा, इम्बोज हुई अलग से इम्बोज्ड फील हुई होता है कोई skin ऐसा के लगता है कि कोई पिगमेंटेशन जो है वो इम्बोज्ड हुई हुई है स्किन के अंदर। यू आर वेरी राइट कि वो तो है, लेकिन साथ में 2-3 चीज़ें आपकी कॉमन होती है। एक तो आपका वेट, अगर आपका वेट कंट्रोल में नहीं है, ये चीज़ इंडिकेट करती है उस वाली कंडीशन को। ठीक और है। दूसरी चीज़ आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस अगर आपको है, और उसके साथ साथ एक ख़ास किस्म का बैंड बनता है आपके गर्दन के अच्छा, पीछे इसको side हम पर। ज़रा डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम होता है लेकिन लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं दरगाजी खान से सईदा बात कर रही हूँ। हाँ जी सईदा, कैसी हैं आप? क्या कहना चाहेंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरा ये मसला है कि मेरे चेहरे पर ना बहुत सारे बाल हैं। ये चीन वाली जगह पे और चीन के नीचे हो गए, ये कानों के साथ बहुत ज़्यादा और मोटे मोटे बाल हैं। अच्छा, कोई क्रीमें तो नहीं इस्तेमाल की थी? अक्सर क्रीम नहीं, से भी में कोई भी नहीं इस्तेमाल की। अच्छा, ओके। एज क्या है आपकी? एज क्या है आपकी? मेरी 29। 29। ओके, मैरिड जी है आप? मैरिड। जी मैरिड। अच्छा, सबसे लास्ट अभी जो प्रेगनेंसी गुजरी है कोई हुई है इस तरह की प्रेगनेंसी गुजरी है अभी? प्रेगनेंसी मेरी हुई ही नहीं है। कोई हुई अभी नहीं हुई नहीं है। ठीक ओके। अच्छा, alright. ये मतलब आपको Hormones का टीनेज से problem प्रॉब्लम है? इसी तरह से निकले हुए आपके बाल? इसी तरह से निकले हुए। पहले जो थे ना वो ना इतने घने नहीं थे और पतले थे, यानी मोटे भी नहीं थे जिस तरह फेशियल हेयर्स होते हैं, लेकिन आपको मोटे होते जा रही है। हार्मोन्स का प्रॉब्लम है आपको? हार्मोन्स का टेस्ट करवाया है, डॉक्टर को चेकअप करवाया है, क्योंकि प्रेगनेंसी भी नहीं हुई, बच्चों के लिए भी ख्वाहिश होती है ना। ठीक है। तो वो कहते हैं कि इतना ज्यादा मसला नहीं है सी, लेकिन थोड़ा है। ओके ठीक है, ओके। अच्छा, ठीक कभी है। ऐसे पूछ रही हूँ, रेजर वेजर तो नहीं किया था बालों पर जिसकी वजह से नहीं मोटे? नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी ओके नहीं। ओके, राइट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि अक्सर ये भी कंप्लेन होता है, पार्लर्स बंद है ना, जिस हाँ। तरह की भी हमने कंप्लेन सुनी कि जी रेजर कर लिया और उसके बाद बाल मोटे आ गए। एंड आपने भी इस तरह की कंप्लेन सुनी होगी अच्छा, लोगों आपको मैं बताऊं कि ये तो आम लोगों की अब तो खैर इतनी अवेयरनेस आ गई कि वो रेज़र ब्लेड की फॉर्म में तो नहीं कर रहे, लेकिन डर्मा प्लानिंग के नाम से एक ट्रीटमेंट है जिसके ऊपर वो रेज़र ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ स्कैल्पल ब्लेड जो कि आप सर्जिकल स्कैल्पल होता है, जाहिर सी बात है वो रुआं हटाने के लिए यूज़ होता है। तो उसको लोगों ने जो है वो डर्माटोलॉजी के साथ एसोसिएट कर दिया और वो ट्रीटमेंट का नाम दे दिया अक्सर सैलून्स के ऊपर। अब वो जब वो रुआं हटता है, स्किन क्लियर होती है, तो कहते हैं जी देखें आपकी तो स्किन के ऊपर मैजिक हो गया। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी मैंने देखा है वो ऑन एयर ये चीज़ें कर रहे होते हैं।
सो कॉल डॉक्टर्स। तो बेसिकली कहने का मकसद ये कि उसके बाद भी आपकी जो बाल है वो मोटा आ सकता है, ठीक है। बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट रेजर। लेकिन ये जो नॉर्मली घर में ख़वातीन ऐसा कर लेती हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी ये कंप्लेन होती है, लेकिन इनको क्योंकि आई थिंक रेजर यूज़ करना और ये हार्मोन्स तो का खैर issue है। इनको मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, इसीलिए मैंने इनसे थोड़ी हिस्ट्री ली है कि जब हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है तो वो एक जेन्युइन प्रॉब्लम बन जाता है। उसमें आपके अपने हाथ में नहीं हो रहा, आपकी बॉडी है वो एक नेचुरल फिजियोलॉजी से गुजर रही है, जो हार्मोनल आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रही हैं उसकी वजह से। अच्छा, इसमें हम ये करते हैं कि ग्लूकोफेज की टैबलेट जो है वो पेशेंट को दे देते हैं, उसका कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है आपके। ये तो डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं देते। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसका एक रोल है आपके रिसेप्टर्स को, जो रिसेप्टर्स हेयर साइकिल को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, उसको कहीं ना कहीं वो डिक्रीज़ करने का एक साइड रोल है उसका। ओके, बट वो हम RBS करवा के और उसके बाद देते हैं। टॉपिकल एप्लीकेशन पे एक क्रीम आती है एपिला के नाम से। ओके, वो क्रीम ये कभी भी वैक्सिंग करवाएं या थ्रेड कर उसके बाद निकालें तो उसके बाद वो क्रीम अप्लाई कर लें, ठीक है। उससे भी बाय द टाइम ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, बट वो Time नॉर्मल लगेगा, कंडीशन वो normal condition। नॉर्मल कंडीशन में। अगर आपको कोई हार्मोन्स का इशू है या कुछ है तो फिर आपके लिए लेज़र्स जो हैं, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर आपको लेज़र्स इजीली अवेलेबल हैं, आजकल तो बहुत आसानी से लेज़र्स अवेलेबल हैं हेयर रिमूवल के। डेरा गाजी खान के करीब भी डेफिनेटली जो बड़ा शहर है वहाँ पर बिल्कुल है। मेरी अपनी फ्रेंड है वहाँ पे करती भी थी प्रैक्टिस, अब वो सऊदीया चली गई है। तो लेज़र्स डिवाइसेस तो हर जगह बहुत आसानी से। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? सना कैसी हैं आप मैडम? ठीक है, मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कराची से। जी कहिए। अच्छा, मेरे तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप अच्छे अच्छे डॉक्टर बुलाती हैं। आप रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना किसी दिन ना किसी कैंसर को बुलाएं, मेरे का डॉक्टर होता है अच्छा था। दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं? हमारे मुल्क में मेदे का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं आप मेदे अच्छा, मेदे के अमराज के हवाले से। ओके, ठीक है। गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट या इस तरह के लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं इस पर ज़रूर प्रोग्राम करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सजेशन का, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो चीज़ देखना चाहते हैं वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, एक तो आपने कहा कि लेज़र इज़ एन ऑप्शन, ठीक है, बट अगर इंटरनल आपका प्रॉब्लम है तो जब तक आप उसको सॉल्व नहीं तो करते साथ में उसको हमें ट्रीट करना होता है। ठीक है। अब बहुत सारे केसेस में जब हम हिस्ट्री लेते हैं, जब हम अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाते हैं या इस तरह के डायग्नोस्टिक लैब्स करवाते हैं जिसके अंदर कोई हार्मोनल होती है, बैलेंस इम्बैलेंस होता है, तो उसमें फिर हम साथ साथ हार्मोन्स को भी ट्रीट कर रहे होते हैं। ओके। और उसके साथ साथ जो उसके सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उसको जैसे भी अगर आप लोग- PCOS के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन ये है कि आपका साइकिल डिस्टर्ब होता है, उसके साथ आपके बालों के ऊपर जो एरियाज़ हैं एक्स्ट्रा ग्रोथ बढ़ जाती है, जैसे फेस के ऊपर और हाथों के ऊपर, इस तरह के एरियाज़ पर। और उसके साथ साथ आपके सर के बाल, जो नॉर्मल बाल हैं हमारे, वो कम होना शुरू हो जाते हैं, मतलब बालों पे ग्रोथ बढ़ जाती है और सर के बाल जो हैं वो गिरना हेयर फॉल शुरू हो रहा होता है, hair fall या शुरू हेयर फॉल की सूरत में, थिनिंग ऑफ हेयर की सूरत में, किसी भी सूरत में आपके बाल जो हैं वो वहाँ से कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरी जो इसमें वजह बनती है वो पिगमेंटेशन की, वो ये भी है, PCOS भी है, कि आपके बाय द टाइम अनइवन स्किन टोन होती है, स्किन डल होना शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर आपकी स्किन जो है वो पिगमेंटेशन। अच्छा, तो आपने भी स्टार्ट में बताया था कि डिहाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न जो स्टार्ट होती है आपकी स्किन ड्राई होना शुरू, अगर आप ज़्यादा स्किन ड्राई रखते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, मैं सर्दियों में मॉइस्चराइज़र बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, गर्मी में नहीं यूज़ करते। सनब्लॉक गर्मी में यूज़ करते हैं, सर्दी में यूज़ नहीं करते। मतलब आपकी स्किन केयर के लिए कौन सी प्रोडक्ट्स, कौन सी चीज़ें लाजमी हैं वो लोगों को पता नहीं है, शायद इसकी वजह से स्किन का प्रॉब्लम होता है। सो जब ये पिगमेंटेशन स्टार्ट हो, आपको फील हो कि स्पॉट्स आने लग गए हैं, बाय द टाइम आपको क्या स्टार्ट कर देना चाहिए, कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि आप इसे कंट्रोल कर सकें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये, जब आपको पिगमेंटेशन बनना शुरू हो तो सबसे पहला काम आप ये करें, किसी टोटके पर उस पर ना जाएं। मैं ये मशवरा दूंगी कि डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। उसका रीज़न ये है कि जब आप टोटकाज लगा भी रहे होते हैं या आप किसी भी किस्म की कोई क्रीम, सेल्फ मेडिकेशन आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो वक्ती तौर पर शायद आपको रिलीफ देता है, लेकिन वो पिगमेंटेशन वहाँ से जाती नहीं है। हमारी स्किन की 5 लेयर्स होती हैं और उसमें आपकी जो पिगमेंटेशन होती है वो हमेशा डीप लेयर से स्टार्ट होती है। डीप लेयर से स्टार्ट होके एक कैरेटिनाइजेशन प्रोसेस होता है, जो कि हमारी स्किन का नॉर्मल एक मैकेनिज़्म है जिसके अंदर आपके नए सेल्स बन के सर्फेस के ऊपर आते हैं।
तो वो पिगमेंटेशन साथ साथ आपकी ऊपर आती जाती है। जब भी आप कोई क्रीम लगाते हैं या टॉपिकली कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो वो ऊपर की 2 सरफेसेस तक तो शायद काम कर ले या एक सरफेस तक काम कर ले, वक्ती तौर पर आपको रिलीफ मिल जाए, लेकिन आप जैसे ही वो प्रोडक्ट लगाना छोड़ते हैं तो वो आपकी वापस से पिगमेंटेशन उसके थ्रू ऊपर आ जाती है। राइट। लेकिन अगेन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बिलीव डिफरेंट पैथीज पे है। बहुत सारे लोग यूनानी अद्वियात या हर्बल या जो बाकी सारी चीज़ें हैं टोटके उन पे बड़ा बिलीव करते हैं, क्योंकि टीन एज में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर के बड़े कहते हैं कि नहीं, हम अपनी बच्चियों को कोई बाहर की दवा या मेडिसिन या कोई क्रीम्स या किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे, तो वो फिर घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। रॉन्ग कॉन्सेप्शंस हैं लोगों के। एक कॉलर भी शामिल कर लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं रुबीना बात कर रही हूँ लाहौर से। हाँ जी रुबीना, आपके प्रोग्राम की तारीफ करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप और आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू, यू मेड माय डे। जो लोग ये कॉल्स रिसीव कर रहे हैं इनको भी एप्रिशिएट करना चाहूँगी कि ये हमारी कॉल्स बहुत अच्छे तरीके से रिसीव करके आप तक बात पहुँचाते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल मेंबर्स। चलें, बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरी टीम को भी अप्रिशिएट किया। डेफिनेटली मैं सामने हूँ, बट ये पूरी जो मेरी फ़ौज है, जो मेरी टीम है, इनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है जी। अच्छा रुबीना, आपको भी झाइयों का मसला रहा? जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है कि 10 साल से मेरे साथ यही प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सी क्रीम्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ बट मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं मिला। मेरे अपर लिप्स पे और चीक एरिया पे बहुत ज़्यादा है। ओके। और मैं प्लीज़ आप पूछिए कोई। अच्छा ये मुझे बताएं, आपको भी प्रेगनेंसी के बाद ये मसला हुआ? जी नहीं, प्रेगनेंसी के बाद मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। बेटा मेरा 18 साल का है, बेटी मेरी 10 साल की है। तो इसमें यह है कि तब तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब कुछ अच्छे से मैं ये फील कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता टू टॉन चेंज हो चुकी है। ओके राइट, हम ब्रेक लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस पॉइंट पे भी ज़रूर बात करेंगे कि अक्सर बॉडी में ज़रूरी नहीं है कि यही सिम्टम्स हो, न्यूट्रिशन की कमी, खून की कमी भी हो जाती है और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होते हैं। क्या क्या मसाइल हैं, आफ्टर दिस ब्रेक डिस्कस होंगे। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या बात है ना, अभी आप GTV पे 3 ब्यूटीफुल गर्ल्स को देखें, कभी कभी हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए, है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये जो छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं, कुछ प्यारे लोग हैं, कुछ आपके दोस्त हैं, आप नहीं मिल सकते तो वीडियो कॉल कर लीजिए। अक्सर हमारा खून जलता है ना, उसकी वजह से भी हमारा चेहरा ख़राब हो जाता है। मैं आपको ये बड़ी सच खरी बात बता रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा जलना कुड़ना कम कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। क्यों कहते हैं कि इंसान के चेहरे पर आ जाता है, आज शायद नहीं भी आता, अच्छे अच्छे चेहरे भी धोखा दे जाते हैं, लेकिन जो बड़े बूढ़े कहते थे उनमें बड़ी सच्चाई थी। क्योंकि जब आप नेगेटिव होते हैं तो आपका कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम इंटरनल शुरू हो जाता है, आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर जमा करनी पड़ती है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि झुर्रियाँ बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, बी पॉजिटिव रहिए ताकि आप खुद भी अच्छे रह सकें और आपकी स्किन भी वो ग्लो और वो सब चीज़ें आएंगी। एक कॉलर भी शामिल करते हैं, फिर हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी उम्मे राहील भी मौजूद है, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, कौन बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ कराची से। हाँ जी कहिए। अच्छा, पहले मैंने कॉल की तो अभी आपने कॉल की थी। हाँ जी। अच्छा, ये कहने मैं पूछा था कि मेरी स्किन है ना, ये चेस्ट के ऊपर लाल लाल से दाने दाने निकलते हैं, फिर वो काले काले तेल बन जाते हैं। ओके ठीक है। मैंने ये सारे 2 डॉक्टर को दिखाया तो वो कहते हैं ये कोई मसला नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सारी चेस्ट के ऊपर निकल रहे हैं और ये कहने डॉक्टर करने को समझ आ गया। खारिश होती है आपकी स्किन के ऊपर? नहीं, खारिश नहीं होती है, खारिश उसमें से पानी आता है दानों में से या पस आता है? नहीं, वो भी नहीं होता, लाल लाल से होते हैं छोटे छोटे से, फिर वो काले काले तेल बन जाते हैं। ओके ठीक है। और यार सुनिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मुझे खुशी होती है कि जब मर्द भी बड़ा कंसर्न हो कि स्किन और सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। सो आप इनका आंसर कर दीजिएगा फिर। अच्छा, ये इस कंडीशन को हम रोज़ाशिया कहते हैं, बेसिकली क्या कहते हैं? रोज़ाशिया कहते हैं। और इनका मसला ये है कि जब ये धूप में निकलते होंगे तो ये सन ब्लॉक नहीं अप्लाई करते होंगे, उसकी वजह से क्या होता है कि स्किन बर्न होती है और उसके बाद फिर वो
पिगमेंटेशन की फॉर्म में स्किन के ऊपर आ जाती है, जिसे कह रहे हैं ना कि काले काले से तिल बन जाते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट या क्या है? स्पॉट्स बन जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ये कि ये सन ब्लॉक का इस्तेमाल शुरू ठीक है। करें। सनकोट जेल SPF 100 के नाम से एक सन ब्लॉक आता है जो कि हर जगह बहुत आसानी से अवेलेबल है। और जब जब ये धूप में निकलें या बाहर जाएं तो 10 मिनट पहले सन ब्लॉक लगा के अपनी ठीक स्किन है। की प्रोटेक्शन कर लें। और उसके साथ साथ रात सोने से पहले एक जेल आती है, क्रीम फॉर्म में बल्कि आती है, एक्जिमस के नाम से 0.2%, वो इसको नाइट एप्लीकेशन पे यूज़ कर लें। और तकरीबन ये ट्रीटमेंट इन्होंने एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स तक कैरी ऑन करना है। उसके बाद ये देखें कि कितनी बेहतरी आई है। ठीक है। उसके बाद ये चाहें तो मेरे पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर वहाँ पर उससे हैं। बेहतर हो जाएगा। उम्मे ये झाइयाँ ये ख़वातीन से जोड़ी जाती हैं, लेकिन मर्दों में भी ये प्रॉब्लम होता है। तो जब मेनली आपके पास आपका, क्योंकि आप भी माशाल्लाह से क्लिनिक करती हैं और आप ट्रीटमेंट्स भी करती हैं, इसके अलावा आप लोग भी प्रोसीजर्स भी बता रहे होते हो, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि वजह क्या है इनके होने की और इनको हम इनिशियली कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अच्छा देखिए, अभी आयशा बता रही थी कि बहुत डिटेल से समझाया और बहुत अच्छी तरह बताया, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेन जो चीज़ होती है वो ये तो जो रीजंस बताती है। कंट्रोल करने की जहाँ पे बात आती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो आती तो रातों रात आ भी जाएंगी लेकिन जाती नहीं है। कि अपीयर तो हो गई, 1 दिन में 2 दिन में फील हुआ, फिर बढ़ती चली गई और फिर वो बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जी इतनी जल्दी, बस कल तक तो नहीं थी और अब आ गई हैं, या 1 हफ्ते में आ गई, स्किन ऐसी थी, फ्लॉलेस थी, बट अब तो ये हो गया। तो आ तो जाएंगी, मेहमान है बिन बुलाए, लेकिन ये जाते बहुत मुश्किल से और उसके बहुत मुश्किल से, धक्के क्या मिन्नतें करनी पड़ती हैं इनकी और फिर ये जाती है। लेकिन उसके लिए अगर आप बहुत जल्दी करते हैं तो कभी भी फ़ायदा नहीं होता और नुकसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कि अभी जैसे बात हो रही थी कि टिप्स हो गए, टोटके हो गए, देखिए जो इनिशियली स्टेज होती है उसको फेड कर देता है, लाइट कर देता है, दबा देता है। बट अगर वो किसी फार्मूला क्रीम की वजह से या केमिकल बेस्ड क्रीम की वजह से, कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो मतलब कैन ओवर द काउंटर भी मिलती हैं, डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जला देती हैं, उससे भी पिगमेंटेशन हो जाती है ना। जलाना, इस तरह की क्रीम जल जाती है ना स्किन, जब अच्छा, आप इतना आप जो ज़्यादा बात स्टीरॉइड्स या करें, फेयरनेस बिल्कुल। क्रीम यूज करते हैं तो देखिए स्किन बर्न हो जाती है जो आपकी। फेयरनेस क्रीम्स है, जिसको फार्मूला क्रीम्स या वाइटनिंग क्रीम्स कहा जाता है, फार्मूला तो पहले कहा था 4 क्रीम्स, लेकिन अब जो वो वाइटनिंग क्रीम्स हैं जो भी ओवर द काउंटर मिल रही हैं और बड़े बड़े उसमें मॉडल्स आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं, बट वो सारी जो दावा कर रहे हैं कि 3 दिन में गोरा कर, के नाम पे भी हो रहा बिल्कुल। है। अच्छा, अब हर्बल नहीं होती, वो अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं। उन्होंने कहा जी हर्ब्स तो साइड इफेक्ट होता नहीं, बहुत बड़े बड़े नाम बेच रहे हैं कि हर्बल क्रीम है और उसके अंदर कॉर्टिजोन्स होते हैं। वो वही फार्मूला क्रीम होती है, इसके ऊपर ग्रीन पत्ते बना देते हैं और कहते हैं जी हर्बल क्रीम हो गई। या ये हमारी जो है बहुत बड़ा नाम इसको वो कर रहा है, अपना शो कर रहा है, तो इट मीन्स ये सेफ है। ऐसा कुछ नहीं है, जो दावा जल्दी का कर रहा है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, राइट। अच्छा, ये जो बटरफ्लाइज बन जाती है ना, यहाँ पर बड़ा परेशान होते हैं लोग इस बारे में, क्योंकि कलर भी इससे फेड हो जाता है। ट्रीटमेंट स्कॉलर हैं, बिल्कुल शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका। जज़ाकल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? ये मुझे एक्चुअली ये डॉक्टर साहब से पूछना था कि 12 साल की उम्र से, मैं 33 ईयर्स की, मेरे फेस की पिंपल्स निकल रहे हैं, बहुत सारी दवाएं ली, मेडिसिन ली, लेकिन मुझे बाल इफेक्ट हो गए, बट स्टिल आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम। अभी भी बहुत ज़्यादा फेस से निकल रहे हैं पिंपल्स और यानी कि मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ और मोटे मोटे स्टार्ट हो जाते हैं, फिर मैं छोड़ देती हूँ, फिर दोबारा स्टार्ट करती हूँ। समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है, बार बार निकल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पिंपल का नेचर क्या है? क्या उसके अंदर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स बनते हैं या मोटे मोटे से दाने बनते हैं? उसके अंदर वाइट हेड्स बनते हैं। आपकी स्किन का नेचर ऑयली है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है? बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ऑयली है और बहुत ही जोन में ऑयली है, चिक और चीज में बहुत ज़्यादा पिंपल्स से गंदे आते हैं। ओके राइट बीनेश, ऑन एयर सुनिए, आपको बताते हैं कि इसका हल क्या है। जी डॉक्टर। अच्छा, होता क्या है कि जब हमारी स्किन के ऊपर ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो आपकी स्किन के अंदर के जो सेल्स हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं कि वो लेयर्स को ब्लॉक करते चले जाते हैं। जब वो ब्लॉकेज होती है तो अंदर अंदर जो पसीना, क्योंकि स्किन के ऊपर तो आ रहा है लेकिन बंद तो वो अंदर से रहा है, जब वो अंदर वाली चीज़ को बाहर आने का मौका नहीं मिलता तो वो अंदर से इन्फेक्टेड करता चला जाता है उसको। जब अंदर भर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में आएगा। टाइम बहुत कम है और मैंने कॉलर्स भी लेने, तो आयशा ट्रीटमेंट बता दो। अच्छा, वो क्या करता है, मैं इसलिए इनको सारी चीज़ें समझा रही हूँ ताकि इन्होंने ऑयल कंट्रोल करना है बेसिकली अपनी स्किन के ऊपर, और उसकी क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ट्राइक के नाम से एक फेस वॉश आता है, TRIAC, उसका इस्तेमाल ये शुरू कर दें मॉर्निंग में और रात में, दिन में 2 बार।
और इसके साथ साथ एक जेल आती है डोएक के नाम से, उसको बिल्कुल इन्होंने पी साइज जितना लेकर और अपने चेहरे के ऊपर जहाँ जहाँ दाने बनते हैं उसके ऊपर नाइट एप्लीकेशन पे आप यूज़ कर लें। लेकिन उसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आपने मंथ में एक बार हाइड्रा फेशियल ज़रूर लेना है, बिकॉज हाइड्रा फेशियल क्या करेगा कि आपकी जितनी ऑयल प्रोडक्शन हो रही है उसको सक कर लेगा, उससे बाय द टाइम जो है वो आपकी स्किन बेहतरी की तरफ जाएगी। ओके, और ये जो फेशियल्स हैं ये वैसे तो बहुत सारी जगहों पे हो रहे हैं, लेकिन आप सेफ एंड सिक्योर डॉक्टर आयशा भी कर रही हैं, उम्मे राहील का भी जो कि रसास वदा वहाँ से भी जाकर आप ये हाइड्रो फेशियल हमारा भी अभी DHA क्लिनिक की ओपनिंग हुई है। ओके, माशाल्लाह। तो उसमें माशाल्लाह से आपको हर तरह के वो एस्थेटिक फेशियल्स मिलेंगे जो दुबई में दुनिया भर में होंगे। क्या बात है, ग्रेट, प्यारे लोग हैं ना, देख रहे हैं आप कितने। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है आज जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, आप टीवी मेरा नाम अजहरुल इस्लाम है, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी सर, कहिए। ये मेरा क्वेश्चन है कि ये मेरे बच्चे लॉकडाउन की वजह से तकरीबन रात को 12 बजे सोते हैं, अगले दिन 3-4 बजे उठ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ ये कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। ये कब से हो रहा है? ये अभी कोरोना की वजह से हो गया ऐसा? मतलब रात को 12-1 बजे सोए, अगले दिन 3 और 4 के दरमियान सबकी जिम्मेदारी लगाए ना, एक को बोले तुमने ग्रोसरी का इंतजाम करना है, एक को बोले बिल्स भरने हैं, तो ज़रा कुछ फिक्र होगी तो ज़रा टाइम पर उठेंगे और काम शाम ढूंढेंगे। राइट, बहुत शुक्रिया। लेकिन खैर अजहर साहब, मैंने तो ज़राए मजाक बात की, लेकिन इतनी बेफिक्रापन कि आप रात को 12 बजे सो रहे हैं और दोपहर में जल्दी सो रहे हैं और देर से उठ रहे हैं। जल्दी सो रहे हैं और देर से, यहाँ मामला ख़राब हो गया है। सब में क्या है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, कुछ करने को ही नहीं है तो सोते ही रहो। ठीक है, लेकिन ये तो फिर भी जल्दी सो रहे हैं, वरना आजकल जो सिचुएशन है वो कि पूरी रात जाग रहे हैं, सुबह फजर के बाद या 4-5 बजे सो रहे हैं और फिर पूरा दिन। और बहुत सी जगहों पे कल ये कंप्लेन मेरे पास आई थी कि जी वो बच्चा सुबह सोता है और रात को 8 बजे उठता है। तो मैंने कहा कुछ काम पे लगा दो उसको, कह रही क्या करे, कुछ करता ही नहीं है, तो घर में बैठ के बिल्कुल ही फारिग हो गया है कि सुबह सोएगा 5-6 बजे और रात को 8 बजे उठेगा। राइट, फिर वो फ्रेश होगा, उसके बाद टीवी वगैरह देख के फिर वो सुबह, तो मतलब वो एक रूटीन इतना डिस्टर्ब हो गया है और लोगों ने समझा है कि शायद हमें अब कुछ करना नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वक्ती कैफियत है और अपना रूटीन ख़राब नहीं करना है, सोने जागने का। ठीक है, अगर आप रात को जाग भी रहे हैं, इसलिए कि सभी घर में बैठे होते हैं, डिस्टर्ब भी है, स्ट्रेस भी है, लेकिन उसके बावजूद कोशिश करें कि अपनी बॉडी क्लॉक को ख़राब नहीं होने दें। ठीक है, अगर एक बार बॉडी क्लॉक ख़राब हो जाता है तो बहुत सारे इश्यूज जुड़ जाते हैं उसके साथ, और आपकी इम्यूनिटी भी ख़राब करता है ये। अच्छा उम्मीद, मुझे ब्रेक लेना है, मैं आपसे चाहूँगी कि कोई ट्रीटमेंट जिस वक्त लोग खुद कर सकें झाइयों के हवाले से, जो अगेन कॉलर है। ओके, कॉलर भी हम शामिल करते हैं, लेकिन ये आप ट्रीटमेंट में आपसे चाहूँगी कॉलर के बाद आप बता दीजिए। और कुछ लोग आलू भी लगाते हैं ना झाइयों को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, आप ये फ्रेंच फ्राइज बना के खा लें, आप इंजॉय करें। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, हमेरा बात कर रही हूँ। सना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? जी, मैं भी ठीक हूँ और बहुत अच्छा शो कर रही हैं। आज आपके गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, जब डॉक्टर उम्मे आती हैं तब भी बहुत अच्छा लगता है, और जो आज मैडम आई है बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। मैं 2 सवाल करना चाहूँगी। एक तो मेरे डॉक्टर साहिबा से सवाल है कि जो कॉर्नर ऑफ द लिप्स होते हैं ये मेरे अक्सर कटे रहते हैं, हर हफ्ते, मतलब ऐसा होता है कि मुंह पूरा नहीं खुलता। यहाँ से प्रॉब्लम होती है आपको? कॉर्नर ऑफ द लिप्स दोनों। और दूसरा, मैडम जो उम्मे राहील साहिबा आई हैं उनसे पूछना चाहूँगी कि मैंने H. पायलोरी के लिए प्लीज़ मुझे कुछ बताइए, और क्या कहते हैं कोई अच्छी सी ऐसी चीज़ बताएंगे जिससे ये फिनिश हो जाए। मेडिसिन तो अब ये ख़त्म ही नहीं करती हैं ये चीज़ें। ओके, राइट, ऑन एयर सुनिए हुमैरा, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। साहिबाल से हुमैरा हमारे साथ थी। H. पायलोरी में ये क्या है मसला और कैसे ठीक होगा? है कि जैसे अभी मेडिसिन खाती रहेंगी, इनका स्टमक डिसऑर्डर चलता रहेगा। अब इसका सबसे आसान हल ये है कि एक तो बिल्कुल सिंपल और प्लेन, इनको सादी ग़िज़ा खानी है, फ्रेश खानी है, उसमें भी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जो बहुत गर्म चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अदरक का, पुदीने का कहवा बना के तबाशीर के साथ वो इन्होंने इस्तेमाल करना है, तो उससे इनको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। लेकिन ये कि इनको जो है अपने टेस्ट करवाते रहने हैं, और दूध में हल्दी डाल के ये थोड़ा सा लाजमी पिएँ, उससे भी इनको बहुत अफाका होगा। इसलिए कि आप इसको मेडिसिन छोड़ेंगे तो दोबारा शुरू हो जाएगा, बैक्टीरिया होता है। लेकिन इसका आसान हल यही है कि आप डिफरेंट जो टाइप के कहवा बता रहे होते हैं वो पीते रहें, और खाना जो एक साथ, मतलब एक ही वक्त में ना खाएं, पोर्शंस में खाएं, और बहुत हल्की
हेल्दी और सादी ग़िज़ा खाएं। ओके, उसके सिंपल साथ रोगनी साथ जो खाने बिल्कुल या ज़्यादा मीट का इस्तेमाल ना मीट का इस्तेमाल अगर सब्जियां ज़्यादा अच्छी हैं इसके लिए मतलब इस कंडीशन के लिए वो ज़्यादा बेहतर है कि ये इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल इन्होंने ज़्यादा करना है, डिटॉक्स वाटर इन्होंने पीना है। घर में बना लें, पुदीना डाल लें, पाइनएप्पल डाल लें, उसके अंदर थोड़ा सा जिंजर डाल लें, सिनेमन डाल लें। ये डिटॉक्स वाटर जो है ये इनके लिए बहुत और अभी तो मेलन फैमिली है तो आप मेलन डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा मज़ेदार फ्लेवर बन जाता है। अच्छा डॉक्टर आयशा, उन्होंने कहा मुझे साइड्स पे कट लग जाते हैं खुद, ये क्या होता है प्रॉब्लम, ये क्यों? बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, बी कॉम्प्लेक्स वेरी कॉमन। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो इनके एच पायलोरी का उनको प्रॉब्लम है ये उससे भी एसोसिएटेड है। ओके। तीसरी चीज़ है कि पॉसिबिलिटी ये है इनके पेट के अंदर दूसरे वॉर्म्स भी मौजूद हों, जिसे हम पेट के कीड़ों का नाम देते हैं। अच्छा, वो उसकी बच्चों वजह होते हैं, से इस एज में भी हो बड़ों जाते को भी हैं? होते हैं, ये हर एज में होते हैं, बहुत कॉमनली होते हैं। इवन बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं लेकिन उनको समटाइम्स वॉर्म्स भी निकल आते हैं। अच्छा। सो कहने का मकसद ये कि वो जो वॉर्म्स होते हैं उसकी वजह से आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर वो कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं और वो आपकी B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं इसके होने लिए दे कोई रहे। खास टेस्ट होता है कि पता चले आपको वॉर्म्स हैं या नहीं है? टेस्ट तो होता है, वो फीसेस के थ्रू आपका मतलब टेस्ट ठीक है। करवाया जाता है, लेकिन स्टूल DR जिसे हम कहते हैं, लेकिन ये है कि वो आपकी B12 के एब्जॉर्प्शन होने नहीं दे रहा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्टूल DR ठीक है आप करवा लें। एच पायलोरी को आपने ट्रीट करवाना है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से, जो कि आपको एंटीबायोटिक्स देके उस बैक्टीरिया का पूरा कंप्लीट कोर्स होता है, आप भी एग्री करेंगे। लेकिन उन्होंने 3 कहा कि months मैंने का- दवाइयाँ इस्तेमाल की, उससे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं, वो या medicine तो से। उन्होंने प्रॉपर मेडिसिन सही खाई नहीं है, काफी हाँ, मतलब तो काफी उसमें long ये होता है कि period लॉन्ग के पीरियड के लिए ठीक 2 है। to 3 months का प्रॉपर और कोर्स इसका क्या करेंगे। हल होगा, ये जो इनको उसकी वजह मैं आपको रीजन बता रही हूँ एक्चुअली। Right. देखिए, ट्रीटमेंट तो हम यहाँ बैठ के बताते ही रहते हैं, आप कह रही हैं अगर वो ट्रीट होगा तो ये नहीं होगा। वो ट्रीट करें। उसके साथ फिर ये B कॉम्प्लेक्स की मल्टी विटामिन अपने साथ रखें। मेटकोबिन के नाम से एक टैबलेट आती है, जो किस नाम एक से? टैबलेट मेटकोबिन, मेटकोबिन। METCOBIN, मेटकोबिन एक टैबलेट जो है वो रोजाना जबान के नीचे रखनी है उन्होंने। ओके, उससे ये होगा कि फास्ट एब्जॉर्प्शन होगी, बाय द टाइम ये इम्प्रूव होगा। और फॉलिक एसिड, ऑलराइट। फॉलिक एसिड की 2 टैबलेट्स डेली बेसिस फॉर 3 months। अच्छा, और और ये उसके फॉलिक साथ-साथ- एसिड की डेफिशिएंसी तो बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट करती है ख़वातीन में। पिगमेंटेशन भी इवन की करती इसके है। करती है। अगर आपको फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है और उसके साथ साथ आपको डिप्रेशन होता है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से, और आपको नींद प्रॉपर नहीं आती है, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आपको आ सकते हैं ठीक। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। राइट, तो इसलिए फॉलिक एसिड का इस्तेमाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा झाइयाँ, बिकॉज वो आज का हमारा टॉपिक है, उस पर भी बड़ी सारी बात होगी। मैं आपसे अगर मैं पूछूं कि ये जो बटरफ्लाइज बन जाती हैं, जिस तरह आपने भी और डॉक्टर आयशा भी कह रही थी कि टाइम लगता है इन सब चीज़ों में आने के, अब जब ये आ गई हैं तो उसको ख़त्म करना एक और मुश्किल मरहला। सो क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, जो सारी केयर्स बताई हैं, ट्रीटमेंट्स बताए, वो आप करते रहेंगे, लेकिन जो लोग इन ट्रीटमेंट्स तक नहीं पहुंच सकते हैं या इनको स्टार्ट हुआ है तो वो खुदारा कोई ओवर द काउंटर क्रीम लेके ना लगाएं, या किसी कॉलर से क्रीम लेके ना लगाएं। फिलहाल जब तक किसी जगह स्टार्ट करें, आपने करना क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको मूली के बीज आराम से मिल जाते हैं। ठीक है। वो जो है ब्लीचिंग एजेंट होते हैं और आपके स्किन के जो कलर है उसको काटते हैं। ओके। और उसको जो है आपने पीसना है, पीसने के बाद उसको थोड़ी सी दही में मिलाना है, उसको लगाना है, इचिंग करते हैं वो, और हल्की सी स्किन रेड हो जाती है उसको लगा के, लेकिन उसको लगाना है 15 to 20 मिनट्स लगाना है। उसको लगा के किचन में नहीं जाना है, उसको लगा के खुले सहन में नहीं बैठना है, धूप में नहीं जाना है। ठीक है। बिल्कुल कमरे के अंदर जहाँ पे ठंडा कमरा हो वहाँ पे बैठना है, यानी कि वो लगा के और सहन में झाड़ू पोछा करने चली गई। उसको लगाना है, 15 से 20 मिनट लगाएंगे, उसको वॉश कर लेंगे। स्किन रेड हो सकती है लेकिन परेशान नहीं होना है। वॉश करने के बाद आपने जो है सनब्लॉक लगाना है अगर दिन का टाइम है, और अगर स्किन ड्राई हो रही तो मॉइस्चराइज़र लगाना है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, दही का इस्तेमाल बहुत होता है, गर्मियाँ हैं, जो छाछ होता है, जो खट्टा, जो जिसे हम छाछ बनाते हैं या दही के ऊपर जो खट्टा पानी आ जाता है, उस पानी को जो है ना उससे फेस को वॉश करना है। ये आसान सा तरीका, उसको स्प्रे बॉटल में भर लें, दिन में 2 से 3 बार उसका स्प्रे करना है, आधे घंटे के बाद वॉश करना है। लेकिन इसको भी लगाने के बाद आपने धूप में किचन में नहीं जाना। हाँ, इस चीज़ का बड़ा ख्याल बिल्कुल। रखना है, और ख़ास तौर पर जब हम क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह अभी जिक्र भी हो रहा था, कुछ पे बड़ा मेंशन होता है कि ये नाइट क्रीम्स हैं, ये डे क्रीम्स हैं, फिर उनकी अपनी प्रिकॉशंस हैं। बट खुदारा जैसे फेस वॉश करते हैं, इसी तरह सनब्लॉक को भी आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना रहे हैं। मर्द हैं, आप औरत हैं, एक नॉर्मल SPF 60 80 इज फाइन। SPF हमारा यहाँ का जो वेदर है SPF 50 एंड उससे अबव की फॉर्मुलेशन हमारे लिए बनाई गई है। ठीक है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि उम्मे ने बताया कि जो हम टोटकास्ट करते हैं या हम जो सुपरफिशियल क्रीम्स लगाते हैं,
तो अगर आपको उससे बेनिफिट नहीं हो रहा फिर आप टाइम पे उसके लिए कोई प्रोसीजर ज़रूर करवाएं। प्रोसीजर के अंदर वी हैव मेसोथेरेपीज, वी हैव केमिकल पीस, वी हैव लेजर ट्रीटमेंट्स, वी हैव PRPs, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, बट इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप कि आपका स्किन टाइप क्या है, कंसल्ट डिसाइड करेगा आपकी हिस्ट्री एंड हाउ यू कैन कैरी ऑन विद द ट्रीटमेंट, दिस इज वेरी। अच्छा, एक और भी मैंने इसमें चीज़ जब मैं इसको डिस्कस कर रही थी, पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि आप दोनों से मैं इस पे आंसर लूँगी उम्मीद कि अक्सर ये भी उसमें एक ग्रुप था जिसमें लोग डिस्कस कर रहे थे कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो शायद बॉडी में ब्लड डेफिशिएंसी भी हो जाती है कुछ खवातीन में, तो जिसकी वजह से ये पिगमेंटेशन आते हैं, या यंग एज में भी अक्सर ब्लड डेफिशिएंसी होती है। हमारे यहाँ तो नॉर्मल एशियन खवातीन का हीमोग्लोबिन आप देखें 8-9 आ रहा होता है, आई थिंक 12.5 इज़ नॉर्मल। तो ये जो खून की कमी है, क्या ये भी एक वजह है, और अगर ये वजह है तो खून की कमी को कैसे पूरा किया? अच्छा, यहाँ पे एक बिल्कुल ये खून की कमी जो है वजह है, लेकिन हमारे यहाँ जो अपनी गलती है उसको भी डॉक्टर के सामने कहते हैं कि जी खून की कमी की वजह से हो गया, पेट की खराबी है, बट ऐसा नहीं होता। वो नज़र आ जाता है कि खून की कमी की वजह से, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुई है, धूप की वजह से, या किसी केमिकल की वजह से। ये आपको देख के पता चल जाता है साफ कि ये हुआ डॉक्टर से छुपाना नहीं है और आपको सच बताना है। लेकिन वो कहते नहीं, हमें तो बहुत कमज़ोरी है, खून की कमी है और इसी वजह से मुझे हुए बच्चों की पैदाइश में। लेकिन बच्चों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होती है, आफ्टर डिलीवरी जो 40 डेज़ का टाइम होता है, जो विटामिन दिए जाते हैं उसका ख्याल कर ले तो ख़त्म हो जाता है। आप दोनों ने माशाल्लाह से प्रेगनेंसी पीरियड से गुजरे, आप दोनों के बच्चे हैं, आपको हुआ था उनमें ये झाइयों का? इसका मैं आपको बड़ा, मुझे बिल्कुल नहीं हुआ था। बच्चे क्या, मेरी नवासी मतलब अभी तक अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं है, ना मेरे बच्चों को है। अच्छा, तो क्या किया आपने उन शुरू के 40 डेज कुछ भी नहीं किया, जो ख्याल जो आम होता है रूटीन, मतलब देखिए जो आपको डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो आपके घर वाले केयर कर रहे हैं वो ज़रूरी है, लेकिन जो डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है उन विटामिन की डेफिशिएंसी या आपको नीड है उसकी, ठीक है, उसके अंदर आपने अपनी डॉक्टरी नहीं लगानी। यस, वो लाजमी, वो ज़रूरी है। देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी को मेडिसिन नहीं देती, चाहे कोई मेरे पैरों पे गिर जाए, मैं कहती कि खानी ही नहीं है। हत्ता कि मैंने अपने घर में अपने बच्चों को नहीं देना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने आपने कुछ नहीं खाना, जो डॉक्टर दे रहे हैं आपने सिर्फ वो खाना है, कोई टोटका नहीं करना, कोई होम रेमेडी नहीं करनी, खासकर खाने के लिए सिवाय फ्रूट्स के। उसके बाद आपको जो डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं आप वो बिल्कुल खाइए। आफ्टर डिलीवरी 40 डेज जो विटामिन बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है, कुछ विटामिन सजेस्ट किए जाते हैं, कुछ केयर की जाती है, वो फॉलो करना है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी तो बिल्कुल वो जो प्रेगनेंसी के दौरान आती है वो ठीक हो जाती है, कुछ दिनों में सही हो जाती है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। कि हम जब जा रहे होते हैं किसी भी के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं या जो भी हमारा जिससे हम कंसल्ट करते हैं जा रहे होते हैं, वो जो हमें क्रीम देते हैं और कहते हैं ये क्रीम लगा लें, खाली क्रीम पिगमेंटेशन ख़त्म नहीं करती। ओके, उसमें भी कॉर्टिजोन्स होते हैं और वो देंगे आपको 1 मंथ 2 मंथ के अंदर ख़त्म हो जाएगा। आप क्रीम छोड़ेंगे आपकी बढ़ के आ जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे नाम है क्रीम्स के और बड़े अच्छे बड़े डॉक्टर्स दे रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि वो लगाएंगे आपकी स्किन के जो पिगमेंटेशन है फेड हो जाएगी। जैसे अभी कहा कि 5 लेयर्स है वो निकलती रहती है, इसका यही है कि निकलती रहती। ट्रीटमेंट्स मस्ट है, राइट, ट्रीटमेंट मस्ट है, ज़रूरी है। अच्छा, एक और पॉइंट जिसका डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा इसको जोड़ा जाता है प्रेगनेंसी से, या ये सब चीज़ें हमारे यहाँ ख़वातीन, आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड, वो उसको बड़ा शौक़ था फिटनेस और सब चीज़ें, और जब माशाल्लाह से उसने अपने प्रेगनेंसी के पीरियड में बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया, 20 kgs वो पुट ऑन कर गई थी। और उसके बाद जो है जब उसने माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उसको बेटी से नवाजा, तो वो जब अपने आप को देखती थी तो वो कहती थी मुझे बॉडी शेमिंग फ़ील होती है, फेस शेमिंग के झाइयाँ हो गई। लेकिन कहती है जब मैं वो बेड पर छोटा सा अल्लाह मियाँ का तोहफ़ा, वो रहमत देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं यार, ये सब ठीक हो जाएगा। बट यस, उसको एक टफ़ टाइम से गुजरना पड़ा, उसको अपनी बॉडी के लिए फ़िटनेस ज्वाइन करनी पड़ी, अपने चेहरे का ख्याल रखना पड़ा। तो ये होता है, और हमारी ख़वातीन भी इस बॉडी शेमिंग और फेस शेमिंग की तरफ चली जाती हैं। जिस तरह आप जिक्र करी थी कि यहाँ पर टाइल्स बनने लग जाते हैं लोगों को, ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। सो इस पे लेकिन ये सब कंट्रोल हो सकता है, राइट? ये सब कंट्रोल हो सकता है और ये टोटल 3 to 4 मंथ्स का टोटल ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद कह रही हैं। प्रेगनेंसी के बाद अगर आपको है तो वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे आप। अगर आपकी जैसी प्रेगनेंसी आप एंड अप की है, आप फ़ौरन से आ जाइए, तो आपकी ये पिगमेंटेशन वाला जो प्रॉब्लम है ये आप 2 से 3 महीने में बिल्कुल साइड पे करके, आपको बार बार आने की क्लिनिक ज़रूरत नहीं होती। महीने में 1 विज़िट होता है, टोटल 3 से 4 विज़िट्स में आपका मसला ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम स्केर्ड होते हैं, हम चाहते हैं कि हम घर पे बैठ के अपनी मर्ज़ी की कोई क्रीम लगा लें, अपनी सहूलत ढूंढ रहे होते हैं, तो उसमें वहाँ पे हम ख़राबी पैदा कर देते हैं।
क्योंकि वो आपको उस हद तक, उस लेवल तक ट्रीट कर ही नहीं सकती वो क्रीम जो आपको प्रोसीजर्स और फिर ख़वातीन अपना कॉन्फिडेंस भी उससे लूज़ करती हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, सब चीज़ें हैं, आप उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। फिर ये कहूँगी बहुत कमी है जी, दामने वक्त में ब्रेक पे हमें जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया उमेराइल आपका। डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच अगेन। अच्छा खाइए, स्ट्रेस कम लीजिए, हर चीज़ का हल मौजूद है, लेकिन प्लीज़ बेस्ट एक्सपर्ट जिन्होंने बड़ी डिग्रियां ली हैं, बहुत पैसे खर्च किए हैं, बहुत पढ़ा है, तो इसलिए इनसे पूछिए, ये जो सजेस्ट करेंगे वही आपके लिए बेहतर होगा। एक ब्रेक के बाद आपको इंशाल्लाह फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। एंड अपना ख्याल रखिए और हिफाजत कीजिए, मास्क पहन कर बाहर निकलिए और घर में रहिए। जी उठा पाकिस्तान को एंजॉय कीजिए। ब्रेक पे जाने से पहले झाइयों का इलाज या ये किसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। एक जो बड़ा ख़ास मैटर कि आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, अगर वो प्रॉपर ना हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा मसाइल या झाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस वक्त मेरे साथ फ़िटनेस एक्सपर्ट मौजूद हैं। जो हम बात भी कर रहे थे कि आफ्टर प्रेगनेंसी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इस तरह के इशूज़ हो जाते हैं, तो हाउ टू कंट्रोल ऑल दिस। और आप अपने गोल चेहरा हो जाता है, बहुत आप परेशान होते हैं, जैसे मेरा भी गोल है, लेकिन यह है कि अच्छे कट्स आ जाए आपके फेस पे, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये हम पूछेंगे हमारी फ़िटनेस एक्सपर्ट से। फ़िज़ा हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग फ़िज़ा, कैसी हैं आप? हम देख रहे होते हैं इतनी खूबसूरत जॉ लाइन मॉडल्स की और फेस पे कट्स आ रहे होते हैं, फिर हम कहते हैं ये सब कैसे होगा। आई नो इसके पीछे एक लंबा लॉन्ग जर्नी है। लेकिन ब्लड का फ्लो बॉडी में इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि गुड रहे। बिल्कुल, ब्लड का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा चंद एक पॉस्चर्स जो कि 10 to 15 मिनट्स आपके लेते हैं एक पूरा दिन में। आप कुछ भी करते हुए, किचन में काम करते हुए, कुछ भी काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए, वो पॉस्चर्स आप अपने कर सकते हैं। तो अगर आप 10 to 15 मिनट्स वो रूटीन बना लें अपने पॉस्चर को करने के लिए, तो डेफिनेटली आपके कर्ट्स आएंगे और आपको जो है वो फेस स्लिम करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से हमारा जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की जो लैकिंग होती है हमारे फेशियल मसल्स के अंदर, जो कि पूरी करता है हमारा ब्लड का सर्कुलेशन। तो वो किस तरीके से हमारा जो है ब्लड रश करता है हमारे फेस की तरफ, टुवर्ड्स आवर फेस। तो वो कौन से पॉस्चर्स हैं, प्लीज बताइए। हाँ, सबसे पहले तो हम एक पॉस्चर की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कपोल शक्ति विकासन। कपोल शक्ति विकासा, हाँ, विकासना, विकासन। ओके, ये कैसे होगा? कपोल का मतलब होता है चीक एंड द शक्ति इज टोन्ड अप। ठीक है, तो द पॉस्चर इज लाइक दिस कि आपका जो थंब है उसको आपने इस तरीके से जो है अपने नॉस्ट्रिल पे रखना है। ओके, लाइक दिस, राइट। Lock your nose and puffing up your cheeks. Okay. And slowly and gently keep your chin down towards your chest. ये आप देखें, ये देखिए किस तरह से इन्होंने अपने नोज़ को ब्लॉक किया है और उसके बाद जो है कि अब इन्होंने अपनी चिन को डाउन कर दिया है। और ये फ़िज़ा की जुल्फ़ें जो हैं वो फ़िज़ा के चेहरे को छुपा चुकी हैं। एंड यस, गुड। ये देखिए आप इस तरह से इसको इन्होंने होल्ड किया है, इस पॉस्चर को, एंड इससे जो है ये आपकी ब्रीदिंग और ब्लड सर्कुलेशन एंड अगेन देन एक्सेल। इसी तरीके से आपको इस प्रैक्टिस को रिपीट करना है। आप पफ अप करेंगे अपने चीक्स को और जितनी देर तक आप इसको नीचे ले जाकर चिन को टुवर्ड्स योर चेस्ट आप होल्ड कर सकते हैं, उसको होल्ड करना है। अच्छा, ये जो आपके जो चीक्स, ये जो हाई चीक्स या बोन्स आती हैं, ये सब चीज़ें, इट लुक्स मोर गुड लोगों को, कि अदरवाइज आपकी फेस की ब्यूटी नहीं आती। लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, ये चीज़ बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। आई बिलीव कि वो रौनक चली जाती है आपके चेहरे से। जिस चीक बोन्स तो होने चाहिए, वो ये तो क्यूटनेस है, क्यूटनेस की आपकी एक निशानी है।
तो ये तो बिल्कुल होने चाहिए। तो इस पॉस्चर से होगा क्या, आप अपना टाइम ड्यूरेशन स्लोली और ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं कि आप कितनी देर तक इसको होल्ड कर सकते हैं। Okay. फर्स्ट टाइम आपने काउंट 3 किया, देन काउंट 5, ऑफ काउंट से बढ़ाते जाएंगे तो ये आपको जो है आपके एवरी सिंगल मसल जो होता है, जो पोर होता है, उसमें ब्लड के सर्कुलेशन को जो है वो बढ़ाता है। ग्रेट, ओके। तो इस तरह और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है हम सुशांत आसना की तरफ जाते हैं। सुशांत आसना, ओके। सुशांत आसना इज लाइक इस तरीके से आपने बैठना है। ओके, ठीक है, ठीक है। कीप योर हैंड्स बिहाइंड, जैसे हम नमाज में बैठते हैं इस तरह से ये बैठी हैं इस वक्त, और हैंड्स को इन्होंने बैक साइड पर। and now slowly and gradually try to touch your head to the floor. Oh, it's so difficult, it's not so easy. Okay, right. हाँ, इन्होंने अपने हाथों को बैक साइड पर लॉक किया है और इन्होंने उसके बाद अपने हेड को फ्लोर से ये टच कर रही हैं और इस पोस्चर को इन्होंने होल्ड किया है। Slowly, slowly come again. यस, आपके फुट पोजीशन, आपकी लेग्स पोजीशन बहुत तो ये important वाला है। भी आपका जो पोस्चर है ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो तेज करता है, और आप इससे देखेंगे आपके फेस की तरफ जो है वो सारा ब्लड आएगा। Okay. तो जब आप इस पोस्चर से वापस आते हैं तो बहुत स्लोली और ग्रेजुअली वापस आए, क्योंकि हमारा सारा ब्लड का फ्लो जो है वो हमारे फेस की तरफ। अच्छा फिजा, नॉर्मली व्हाट आई डू इज़ कि आप अपने हेड को फ्लोर पे रखते हो और आप अपने आप को, अपनी जो बॉडी है उसको आप स्ट्रेट वॉल पर जो है वो फिक्स करते हो। यू नो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मुझसे भी शुरू में नहीं हो पा रहा होता था, बॉडी बैलेंस नहीं होती थी कि आप होल्ड कर सको। बट यस शायद 15 दिन 20 दिन शायद महीना लगा, बट इससे बहुत आपको रिलीफ मिलता है। इवन यू फील गुड, बिकॉज इस वक्त कंडीशन ऐसी है कि जिम्स बंद हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, तो इससे आपको थोड़ा स्ट्रेस रिलीज हुआ। स्ट्रेस भी रिलीज होता है, इट टेक अवे रिंकल्स और इट हेल्प्स यू टू ग्लो योर स्किन। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब आपके पूरे फेस की तरफ आता है, शुरू में आपको चक्कर आने लग जाते हैं। शुरू में चक्कर आते हैं क्योंकि हमारे फेस पे हम लोग नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि हमारे कितने टाइनी मल्टीपल मसल्स होते हैं हमारे अराउंड द चीक्स और अराउंड द माउथ। ठीक है, ओके। अच्छा, अब फेस के लिए आप और क्या बताओगे? जॉ बोन के लिए और इस तरह जो आप फेस के लिए अब हम बताते हैं। एक तो हम इस तरीके से दोबारा से पफिंग अप योर चीक्स, right, and then right and left move. Okay. How it helps? इससे भी जो आपके चीक्स स्ट्रेंथेंड होते हैं, टोन अप होते हैं चीक्स की, चीक एरिया जो है। राइट, मतलब आप अपने पूरे मसल्स जो हैं उनको आप एक्टिव कर रहे होते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इट्स इजी, आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। फेशियल एक्सरसाइजेस जो हैं वो देखने में बड़ी फनी लगती है, बट आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं फेशियल एक्सरसाइजेस। हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि बाज़ लोगों का जो है वो होते तो स्लिम है नज़र आते हैं, लेकिन फेस उनका बड़ा होता है। तो ठीक है। अच्छा फिजा, इसके लिए क्या करें? ये जो तोहफे हैं डबल चिन के लिए, एक तो सबसे ईजी वे है कि आप कीप योर चिन डाउन, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली अप and feel the stretch over here. Okay. मसल आपके स्ट्रेच होंगे, ये आपको बाकायदा फील होगा और फिर पेन भी होगा शुरू में। देखिए, बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए आपकी, बैक बैंड नहीं होनी चाहिए, आपको स्ट्रेच फील होगा। और slowly down. Right. Once again. एंड इसको कितनी टाइम रिपीट करना है अभी इनको लिए बोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आपको इसी तरह से इस पोस्चर को रिपीट करना है 3 to 4 टाइम्स। इसको अगर आप स्टार्ट करते हैं 10 टाइम्स से आप स्टार्ट करते हैं तो इसको भी इसी तरह ग्रेजुअली आप बढ़ाते जाएं कि 20 देन स्टॉप देन 20, जिस तरह हम सेट्स करते हैं। तो 3 सेट्स की फॉर्म में भी आप इसको कर सकते हैं। फिर एक हमारे पास आता है इसी तरह, अगर हम डबल चिन की बात करते हैं तो हमारे पास सॉन नेक का एक पोस्चर आता है। अच्छा, वो बड़ी लंबी सी गर्दन होती है ना उसकी, खूबसूरत गर्दन, तो सॉन नेक का, तो उसमें हम अपने हैंड्स को भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हम अगर पोस्चर कर रहे हैं तो उसमें मल्टीपल जो है वो चीज़ों को भी, हाँ, तो इस तरीके से अगर आपने हैंड्स को यूज़ करना है अपने,
तो अगर आपने अपने हाथ को इस साइड पे लेकर जाना है तो अपनी नेक को यूं स्ट्रेच। ओके, क्रॉस में हैंड्स अगर लेफ्ट हैं तो आपने नेक को राइट में स्ट्रेच करना है। ओके, इसलिए ये साइड पे भी अगर यहाँ पर कुछ फैट वगैरह है तो ये इससे भी तो आप देखिएगा बड़ी लंबी सी गर्दन आपकी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, फिर वो जो आजकल खूबसूरत से गुलूबंद और नेक पीसेस आ रहे हैं ना, वो आप पहन सकेंगे। तो इसी तरह आपने फिर इस साइड पे भी लेफ्ट पे भी करना है। ओके, राइट, ग्रेट। ये हो गया हमारा टाइम्स अप हमारे सेगमेंट का। सो फिज़ा, थैंक यू सो मच। जो आपने चीज़ें बताई, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, तो आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आयशा फिज़ा जब दोबारा आएंगी तो फिर और मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेंगे, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अभी ब्रेक से पहले जब हमारे साथ उमे राहील और डॉक्टर आयशा मौजूद थी तो एक कॉलर आए थे और उन्होंने ये कहा कि मैं परेशान हूँ। लोग कहते हैं कि बच्चे सो नहीं रहे, मेरे बच्चे सोते हैं रात को 12 बजे तो दोपहर में 3 बजे उठते हैं। मैं परेशान हूँ कि ये हो क्या गया, ये मामला क्या है। क्योंकि इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, बच्चे स्कूल कॉलेजेस नहीं जा रहे, कोई एक्टिविटी नहीं है, एजुकेशन जो है उसके तमाम तर इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, तो उसकी वजह से बच्चों की क्रिएटिविटी भी रुक गई है। और अब वो क्या है, काम क्या बचा है, खा लें या सो लें? नहीं, और भी बहुत सारे काम है करने के लिए। एंड स्पेशली जो पेरेंट्स परेशान हैं कि बच्चों का ये जो एजुकेशन सिस्टम में और सारा तालीमी निज़ाम इस वक्त रुका हुआ है और उनकी जो सलाहियतें हैं उसमें उनको और ज़्यादा उभारने के लिए क्या किया जाए। तो यस, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म इस वक्त अवेलेबल है जिसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आज से नहीं, पिछले कई सालों से ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराई गई, लेकिन इतना ज़्यादा लोग जो है वो उसके बारे में जानते नहीं थे। तो हम अब अपने प्लेटफॉर्म से ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस आज के वक्त की कितनी अहम ज़रूरत है, कितने फ़ायदेमंद हैं और आप इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस देने के लिए आज एक और जी उठा पाकिस्तान में आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। सो एक ऑनलाइन क्लासेस के एक इदारा जो एक ऐप है माई इंटर अकेडमी के नाम से, उस इदारे से मुंसलिक लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो आपको ये बताएंगे कि किस तरह से ये लोग आप लोगों को क्लासेस दे रहे हैं, क्या कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं। सो ये तमाम तर डिटेल्स हम इनसे जानेंगे। माई इंटर अकेडमी के मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इंस्ट्रक्टर हैं माई इंटर अकेडमी की शफ़क़ शेख। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड माई इंटर अकेडमी के इंस्ट्रक्टर नईम भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुर्तज़ा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए माई इंटर अकेडमी और ये एक ऐप है, इसके बारे में बताइए। ओके, सो माई इंटर अकेडमी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि क्लास 9 से लेके इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए बनाया गया है ताकि वो घर बैठे एक मायारी तालीम ले सकें। ओके, सो पाकिस्तान में हम पिछले 2.5 सालों से काम कर रहे हैं और जो गैप मिला है हमें एजुकेशन में वो ये है कि क्वालिटी एजुकेशन मैसर नहीं थी लोगों को, और अगर मैसर थी भी कुछ मखसूस इदारों में तो वो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं थी। राइट। और अगर एक्सेसिबल हो भी गई थी तो अफोर्डेबल नहीं रही थी। सो हमारा मिशन जो है वो यही है कि हम क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाएं। तो इसी मकसद से हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से माशाल्लाह से पिछले साल ही हमने तकरीबन 20,000 बच्चों को तालीम दी है और इस साल का टारगेट जो है इस मल्टीपल फोल्ड्स। ग्रेट। सो शफ़क़ जो है वो लास्ट टाइम भी हमारे साथ मौजूद थी एंड बहुत सारी बातें शफ़क़ सुनी। अच्छा शफ़क़, अब इस वक्त जो पेरेंट्स देख रहे होंगे, असल बात तो ये है कि उनके सवालों के जवाब यहाँ से मिले उनको, क्योंकि वो बहुत परेशान है कि बच्चों का हर्ज हो रहा है, उनको नुकसान पहुँच रहा है, उनकी तालीम रुकी हुई है इस वक्त। तो एक कॉलेज में एडमिशन करवाएं या इस हवाले से जो है बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा कंसर्न है पेरेंट्स में, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि इस वक्त बेस्ट ऑप्शन अब बच्चों की मेंटल एक्टिविटी को नॉर्मल रखने के लिए या आने वाले दिनों में उनकी क्लासेस की प्रेपरेशन के लिए, डू यू थिंक कि ऑनलाइन क्लासेस इज़ द बेस्ट एंड ओनली ऑप्शन राइट नाउ? बिल्कुल, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ
आपने अपने डिसीजंस को लेना होता है। ठीक है। तो इसलिए अगर हम इस वक्त को देखें जो कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, तो फिर ये बेस्ट रहेगा कि हम अब कह रही स्मार्ट लॉकडाउन में स्मार्ट डिसीजन होने चाहिए। बिल्कुल, है ना? ओके, ठीक है। तो ऑनलाइन सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि अब तो वैसे भी कोविड-19 की वजह से हमें लॉकडाउन में रहना है। सो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी स्किल्स को जो हमें ग्रो करना है, अपने आप को जो ग्रो करना है, वो हम इन दिनों के अंदर ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही घर में बैठ जाएं और कुछ काम ना करें। तो ऑनलाइन एक अच्छा सॉल्यूशन है इस वक्त अगर हम अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। और एक तरीके से हम इस वक्त तमाम चीज़ों से जो हैं वो हट के सिर्फ अपने घर तक महदूद हो गए, तो सेल्फ एवोल्यूशन भी अच्छी चीज़ है। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और एक कोचिंग सेंटर में, नहीं मगर मैं आपसे पूछूं तो क्या वाज़ेह फ़र्क होता है अगर लोग समझाएं इस बात को? बिकॉज आप कोचिंग सेंटर जाते हो, आपको पता हो जी यहाँ मैं आया हूँ ही पढ़ने के लिए हूँ, पैसे दे के आया हूँ। अब ये जो खड़ा सामने टीचर है, आई एम सॉरी, जिसकी बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए बिकॉज वो आपके पेरेंट्स की जगह है, लेकिन आज का बच्चा थोड़ा अलग डिफरेंट माइंडसेट से चीज़ों को देखता है। तो कहता है अब तो मैं आ गया हूँ, अब तो मुझे पढ़ना ही है, ठीक है। सो वो कहते हैं माहौल एक क्रिएट होता है तो उसका असर आता है। लेकिन आप कैसे कन्विंस करेंगे कि कोचिंग सेंटर और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंस है बेसिकली? जैसा कि आपने मेंशन किया कि देखें, अगर हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन के कंपैरिजन को एक फ़िज़िकल प्लेटफॉर्म या फिज़िकल इंस्टीट्यूट की, जब बच्चा जाता है तो उसके पास वॉल्स होती हैं, वो एक मेंटल लेके जाता है कि उसे जो है वहीं पे बैठ के पढ़ना है। वहाँ वो मजबूर होता है, चाहे टीचर अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन अगर वो घर में मौजूद है तो उसके पास उसी मोबाइल में जिसमें वो लेक्चर्स देख सकता है, उसी में उसके पास वहाँ पे फेसबुक भी होगी, इंस्टाग्राम भी होगा, व्हाट्सएप भी होगा, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आती हैं, या तो बच्चा बहुत मैच्योर हो कि वो अपना डिसीजन खुद सेट कर ले कि नहीं यार इस वक्त मुझे पढ़ना है, इस वक्त जो है ज़रूरत है कि मैं पढ़ लूँ ताकि आगे मुझे आसानी हो। या अगर वो थोड़ा सा इमेच्योर है, उसको फेसबुक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो गेम्स खेलता है, तो इसमें फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं तो आप जिस तरह का कंटेंट उसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो इतना इंगेजिंग हो, इतना मज़ेदार हो कि वो फेसबुक की तरफ जा ही ना, यानी कि उसको क्लासेस में इतना मज़ा आ रहा हो कि वो क्लासेस में ही रहे और फेसबुक की तरफ या बाकी चीज़ों की तरफ उसका ध्यान ही ना जाए। तो ये दो चीज़ें हैं, या तो आप बच्चे को मैच्योर कर दें या फिर आप इतना स्ट्रॉन्ग और इतना इंगेजिंग कंटेंट उसे प्रोवाइड करें कि उसके पास कोई और ऑप्शन ही ना बचे कि वो उससे दूर ना हो। लेकिन हमारे यहाँ जो एक हमारे यहाँ बिकॉज हम इतना पैम्पर्ड कर देते हैं अपने बच्चों को और इतनी सारी चीज़ें, और उसको पता होता है कि ये सब चीज़ें हैं, मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, हो जाएगा सब कुछ बेहतर। क्लास में आप देख भी रहे होते हैं, आप सुन भी रहे होते हैं, आपको माहौल भी मिला होता है। अच्छा, अब ऑनलाइन एजुकेशन में अक्सर लोगों का ये भी कंसर्न होता है कि जी बच्चे के पास एक क्लिक का ऑप्शन है, उसके बाद वो एक क्लिक करेगा एंड दैट्स इट, मतलब वो ऑनलाइन क्लास से जो है वो अपने आप को एग्जिट कर सकता है बड़ा इजीली। तो अब पेरेंट्स का ये भी कंसर्न है कि स्कूल से तो लेटर आ जाता है इंस्टीट्यूट से कि जी आ जाइए, आपके बच्चे के कारनामे आपको सुनाने हैं, तो वो पेरेंट्स मीटिंग या कोई इस तरह की चीज़। अब ऑनलाइन अम्मा अब्बा पैसे खर्च कर रहे हैं, एक कंसर्न्स हैं जो हमारे वालिदैन के हैं, तो वो ये पढ़ भी रहा है या सिर्फ फीसेस जमा हो रही हैं, बिकॉज एट द एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी यू नीड मनी ना, यू हैव टू पे सम मनी। सो इसमें किस तरह से पेरेंट्स के कंसर्न्स को आप लोग आंसर करेंगे? ठीक है, मैं पहले उस पॉइंट में कुछ ऐड कर लूँ, ठीक है। सो कोचिंग सेंटर्स या कोई भी एक नॉर्मल ट्रेडिशनल इदारा फिज़िकली पढ़ाने के लिए फॉर्म किया गया था, ठीक है। हम पिछले 2.5 साल से सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हमारी इसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ है। सो हमने उसी लिहाज से इकोसिस्टम बिल्ड किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा बिलीफ ये है कि ये जो बड़े बच्चे हैं इनको कंट्रोल से ज़्यादा आपको ऑथोरिटेटिव मोड में तैयार करना होता है। सो रिपोर्टिंग का पार्ट बिल्कुल मौजूद है कि पेरेंट्स कैन सी, वो अपना उस बच्चे का एलिमेंट्स देखेंगे। अगर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमारा जो कि माशाल्लाह से दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट, जो कि MIT और हार्वर्ड में इस्तेमाल होता है, हमने वो डिप्लॉय किया पाकिस्तान में माशाल्लाह। सो उसमें प्रॉपर रिपोर्ट्स होती हैं कि बच्चे ने जो एग्ज़ाम अटैम्प्ट्स किए हैं क्या कितने नंबर आए हैं और कंपैरेटिवली उसके पेयर्स के क्या नंबर हैं अगर कोई बैच बना हुआ है तो। बट मोर इम्पॉर्टेंटली रिपोर्ट टेस्ट के अलावा देयर इज़ पार्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टू। हर वीडियो के बाद एक MCQs का पार्ट आता है जिसके अंदर बच्चा वो अटैम्प्ट करके खुद को सेल्फ एवेल्युएट कर सकता है कि एम आई लर्निंग और जस्ट वॉचिंग लेक्चर्स। कंटेंट को हम
क्यों इंगेजिंग बनाते हैं? बिकॉज बच्चे, जैसे आपने कहा कि चॉइस है उसके पास बटन, तो हम कोशिश करते हैं कि कंटेंट में एनिमेशंस, गेम्स, सिमुलेशंस ऐड करके उस बच्चे को तालीम दे सकें, ताकि वो उसके लिए बड़ा फन और इन्जॉय करके पढ़ रहा हो। ओके राइट, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे इसी बारे में इस बात ही को हम आगे बढ़ाएं कि बिकॉज आप एज ए टीचर ऑनलाइन आप क्लासेस देते हो, तो आप लोगों का कंटेंट रिकॉर्ड किया जाता है, आप लोग रिकॉर्ड करते हो लेक्चर, और उसके बाद बच्चे जो हैं वो उनको देखते हैं। क्लास में तो ये है कि जी मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं टीचर से पूछूंगी कि वहीं स्टॉप करूंगी और मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे ये बात समझ आ जाए, फिर मैं अगली बात को समझ सकूँ। लेकिन जब मैं एक रिकॉर्डेड कंटेंट देख रही हूँ और मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं क्वेश्चन कैसे करूँगी? यूजुअली ऐसा होता है काफ़ी, हम क्योंकि बच्चों के साथ में इंटरेक्शन में रहते हैं, सो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा इस तरह से हुआ था कि बच्चों को जो कन्फ्यूजन्स आ रही थी ना, वो जब मुझसे केमिस्ट्री की कन्फ्यूजन्स और जो भी उनको मसला हो रहा है उन्होंने मुझसे डिस्कस करने की कोशिश की। अब जब तक मैं उनको आंसर कर रही हूँ, हमारे पास असल में प्ले, पॉज, रिवाइंड, मतलब बच्चे के पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो वो उसको बार बार सुन के उसको जहाँ पे जो चीज़ क्लिक नहीं कर रही ना, वो उसको वहाँ से पिक करता है। क्योंकि हम जब कंटेंट बना रहे होते हैं तो हम पूरा कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं एक चीज़ का, मतलब कहीं पे रेपिटेशन ना हो, इंगेजिंग हो, एग्जाम्पल्स एम्बेड कर रहे होते हैं, सो ज़्यादा क्यूरीज आती नहीं है। और अगर आ रही होती हैं तो बच्चे अपने आप को खुद ही प्ले, पॉज, रिवाइंड करके उस क्यूरी को सॉल्व कर लेते हैं। और फिर भी कोई क्यूरी होती है तो फिर उसके बाद में हम उसको एड्रेस कर रहे होते हैं। ओके। अच्छा, तो नहीं, क्योंकि आप भी इंस्ट्रक्टर हैं, आप भी ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, सो जब लेक्चर देखने के बाद अगेन मेरे जैसा शायद कोई होगा तो उसने सवाल तो करना ही है, लाजमी है, समझ आ जाएगा तो भी सवाल करेगा। तो क्या कोई इस तरह का भी ऑप्शन है कि बाद में आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं और उसके बाद फिर आप लोग उनको रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब डायरेक्टली इंटरेक्शन आप लोगों का आप लोगों के स्टूडेंट्स के साथ रहता है? बिल्कुल। अच्छा, हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने बताया, उस पर बेसिकली हमारे पास एक डिस्कशन फोरम है, जिस पे बच्चा अपने क्यूरीज, अपने कंसर्न ड्रॉप कर दे और हम वहाँ पे उसको एड्रेस कर लेते हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं। बट मज़े की बात यह है कि नॉर्मली ऐसा होता है जब कोई एक बच्चा सवाल पूछता है तो वहाँ पे दूसरा बच्चा हमसे पहले उसको जवाब दे देता है। तो इस सेटअप का, इस पूरे इकोसिस्टम का सबसे एंगेजिंग पार्ट यही है कि वहाँ पे एक कम्युनिटी बिल्डअप हो जाती है कि बच्चे एक दूसरे को सीख के पढ़ा रहे होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये। इसके अलावा हमारे पास यकीनन वीकली लाइव वेबिनार्स होते हैं, जूम के थ्रू या इसके अलावा जो और ऐप है, तो इसके ज़रिए हम बच्चों के क्यूरीज को भी एड्रेस करते हैं। बट वहाँ तक नौबत बहुत कम पहुँचती है क्योंकि बच्चे एक दूसरे को खुद ही इंगेज करके और खुद ही एक दूसरे को समझा रहे होते हैं, टीच कर रहे होते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। और अभी आप जिस तरह से देख भी सकते हैं विंडो में कि लेक्चर्स बड़े इंगेजिंग है, विजुअल्स भी चल रहे हैं और ये लोग बॉडी लैंग्वेज एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें कंटेंट में ऐड की जाती हैं ताकि इंटरेस्ट भी रहे और आप बेहतर तरीके से उसको समझ भी सकें। अच्छा, ये मुझे बताइए मुर्तज़ा कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो आप लोग ऑफ़र कर रहे हैं, कौन कौन सी क्लासेस को, क्योंकि आप लोग डिग्रीज तो ऑफ़र नहीं करते, आप लोग तो प्रेपरेशन कराते हैं, फिर आप जाकर अप्लाई कीजिए एंड एग्ज़ाम देकर जिस भी डिग्री के लिए आपको तैयारी करनी है। सो कौन कौन सी प्रेपरेशंस हैं जो आप लोग करवाते हैं? पाकिस्तान में सबसे बड़ा मरहला जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशंस का है, क्लास 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक, और यहीं पे ड्रॉप आउट रेट बहुत है। मतलब मुश्किल से कुछ परसेंटेज बच्चे जो स्कूल जाते हैं, हमारे आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तो बात ही नहीं कर रहे, जो स्कूल में जाते हैं वो भी प्राइमरी के बाद यहाँ तक पहुँचने में एक बहुत बड़ा ड्रॉप आउट रेट है। सो हमारा जो मकसद है इस प्लेटफॉर्म का वो यही है कि इस ड्रॉप रेट को कम करें और कंटेंट को इंगेजिंग बनाएं। तो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, दैट्स फ्रॉम क्लास 9 टू इंटरमीडिएट, मेजर साइंस सब्जेक्ट्स हमारा है, बट कॉमर्स के भी कुछ सब्जेक्ट्स कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो बच्चा साइंस सब्जेक्ट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आके सिंपली पढ़ सकता है। ओके, इन सब्जेक्ट्स की फ़ीस क्या है और क्या स्पेशली कोई चैप्टर्स अगर आप समझना चाहें तो उसको भी इंडिविजुअली ये लोग उसकी भी फ़ी लेते हैं? सारा प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एंड स्कूल्स, एजुकेशन सेंटर्स,
जहाँ पर बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे अपने एग्ज़ाम्स की, वो सब इंस्टीट्यूट्स बंद हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं दैट इज़ एन ऑप्शन, बल्कि यही इस वक्त एक ऑप्शन है जिससे आप अपने बच्चों के तालीमी निज़ाम को, जो इस वक्त यहाँ जो उनकी सलाहियतें हैं, लोगों को ये कहना होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुँच रहा है, तो उसके लिए ऑप्शन है आपके पास। माई इंटर अकेडमी एक ऐसी ऐप है जो आपको ऑनलाइन क्लासेस ऑफ़र दे रही है, और उससे ही कंसर्न पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा मुस्तफ़ा हैं, शफ़क़ शेख हैं एंड नईम है। आप तीनों को एक बार फिर से वेलकम करेंगे। अच्छा मुर्तज़ा, आपसे बात हो रही थी कि आपने कहा कि इंटरमीडिएट से लेकर आप लोग इंटरमीडिएट तक के मैट्रिकुलेशन 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक के बच्चों को आप लोग प्रिपरेशन कराते हैं फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। आप लोगों का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? ओके, सो फीस स्ट्रक्चर वेरी करता है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस बच्चों के पास, ठीक है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन को लेके बहुत स्केप्टिकल हैं, तो दे यूजुअली ट्राई फ्रॉम अ कोर्स या फ्रॉम अ चैप्टर इवन। तो यू कैन से कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 400 रुपीज़। मेरा एक चैप्टर भी कोई चाहे मैथ्स का एक पर्टिकुलर चैप्टर तो पढ़ सकते हैं। तो बहुत से बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, बट कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर में उनको मेंटर की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। तो दे कैन परचेस अ चैप्टर 2। Then 400 fees है for each chapter. Okay, on average. Then there is पूरा कोर्स ले सकते हैं वो for the full year access that goes around 6,000 rupees for the whole year. That's 500 rupees per month. And there is option of all subjects, all optional subjects, which is like 2,000 rupees per month for now. So मतलब ऑल सब्जेक्ट्स के एक पूरा जो है आप लोग ऑल सब्जेक्ट्स एक पूरी बुक जो है वो आप लोग 2,000 रुपीज़ में पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, बिकॉज इट्स टू अफोर्डेबल, बिकॉज वी आर टारगेटिंग मासेस। जो मैं गैप बता रहा हूँ, किसी भी अभी जो हम बजट भी आया एजुकेशन का, तो हमारी काफ़ी शिकायत यही है होती गवर्नमेंट से कि बहुत कम बजट होता है एजुकेशन में। बट सच ये है कि अगर पूरा 100% बजट लगा भी दिया जाए तो ब्रिक एंड मॉर्टर जो मॉडल है हमारा ट्रेडिशनल, उससे पाकिस्तान के एजुकेशन का मसला सॉल्व हो नहीं सकता। राइट। तो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में एक टीचर 40 बच्चों के लिए की कॉस्ट डिवाइड हो रही होती है, बट हमारा एक टीचर फॉर एग्जांपल मिस शफ़क़ के लेक्चर्स को पिछले साल 20,000 बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है। सो इट गेट्स डिवाइडेड। राइट। और आप ये देखें कि एक सब्जेक्ट के अगर पूरा सिलेबस जो है वो आपको सिर्फ ओनली इन 2,000 रुपीज़, आजकल तो एक एक सब्जेक्ट के शायद लोग 15-15, 20-20 हज़ार रुपये जो है वो ले रहे होते हैं। एंड लेकिन उसमें भी जिस तरह से मॉडर्न तरीक़ेकार, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ ये लोग सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, दैट इज़ रियली वेरी अमेजिंग। सो प्लीज़ ज़रूर जाइए, ऐप को विज़िट कीजिए। एंड इन लोगों ने कुछ वहाँ पर इस तरह के वीडियोज़ भी रखे हैं कि आप डायरेक्टली एडमिशन ना लें, आप पहले उनको भी देख सकते हैं। इज इट राइट? ऐसा ही है, ताकि आपको समझ आ जाए कि लेक्चर्स किस तरह से हैं। अच्छा मुझे शफ़क़ ये बताओ कि थ्योरी तो आप लोग प्रिपेयर कराते हो, मेट्रिकुलेशन में या इंटरमीडिएट में हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, केमिस्ट्री के भी और साइंस के भी, ये वो इस तरह से, तो क्या उसकी भी आप लोग प्रिपरेशन कराते हो प्रैक्टिकल्स की? हम डेमोन्स्ट्रेट ज़रूर करते हैं। ओके। उन तमाम हम थ्योरी से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स को भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, और जो प्रैक्टिकल पूरा 15 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल का सेक्शन है उसको भी हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें बच्चा प्रैक्टिस करता है, लेकिन अगर उसको वो चीज़ समझ में ना आ रही हो कि उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से होगा, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होंगे एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो उसके लिए भी हम पूरे जिस तरह से हमारे वीडियो लेक्चर होते हैं स्टूडियोज़ में, इस तरह से हमारे पास लेक्चर्स हैं, लेकिन वो पूरे लैब सेंटर्ड हैं, यानी कि लैब के अंदर हम रिकॉर्डिंग करवाते हैं। ओके राइट। प्रॉपर जिस तरह से आपको आपके कॉलेज या आपके इंस्टीट्यूट में बाकायदा लैब में ले जाकर आपको डेमो कराया जाता है, इसी तरह आप लोगों के भी नहीं पूरे लैब्स मौजूद हैं और आप लोग इसी तरह से बच्चों को डेमो दे रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। असल में हमने ये इन्वायरमेंट क्रिएट भी किया है कि बच्चा जब लैब फील करेगा तो उसको अंदाज़ा होगा कि वो लैब में मौजूद है। ऑब्वियसली उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है, बट जब तक ये कोविड चल रहा है तो वो किसी लैब में तो जा नहीं सकता। कम से कम वो उस प्रोसीजर को, उस कॉन्सेप्ट को समझ ले जो कि उस एक्सपेरिमेंट के पीछे है, ताकि जब वो लैब में जाए, इन केस जब ये ख़त्म होता है कोविड और बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लैब में जा सकें किसी इंस्टीट्यूट के या कॉलेजेस के, तो वहाँ पे उन्हें सिर्फ परफॉर्म करना हो। प्रोसीजर तो पता, उसको पता तो वो तो याद हो, क्योंकि उसके भी एक अलग जर्नल बनाने के और सब के नंबर होते हैं। आई रिमेंबर वो सारी ड्राइंग बनाना और ये सब करना, और जो अच्छे दोस्त होते हैं आप उनसे कहते हैं मेरा जर्नल तुम बना देना ना, है ना, क्योंकि उसके भी अलग से मार्क्स आपको मिल रहे होते हैं। तो ये सारी तैयारी, मुझे खुद अपना वो सारा टाइम याद आ जाता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन आज देखें, आज हर चीज़ मॉडर्न हो गई है। हमें लगता है शायद हम स्टोन एज के थे, हमारे इतना
ज़्यादा ये सब चीज़ें प्रमोट नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, मुझे एक और प्लीज़ चीज़ बताइए कि मैट्रिकुलेशन और इंटर के बाद ये जब आप इस सिलसिले से गुजरते हो तो फिर यूनिवर्सिटी वाला मामला आता है। अब यूनिवर्सिटी में भी आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ता है, तो क्या उस टेस्ट की भी प्रिपरेशन कराते हैं आप लोग? बिल्कुल, इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ई-कैट और एमडी-कैट की जो पेपर्स हो रहे होते हैं, बिल्कुल उसकी भी तैयारी हमारे पास हो रही होती है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ 2 months, अभी हमारे 2 बैचेस हो चुके हैं, बल्कि करंटली द बैच 3 इज़ गोइंग ऑन। सो किसी स्टूडेंट को पढ़ना हो तो दे कैन ऑलवेज लॉग इन एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टुडे। ओके, अच्छा, हमारे मुल्क में माशाल्लाह से बहुत अच्छे लोग हैं और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि पाकिस्तान में तालीम जो है वो हर किसी के लिए एक जैसी होनी चाहिए और बेहतरीन तालीमी निज़ाम होना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रोटी आधी खा लो लेकिन तालीम पूरी दे दो, ताकि आने वाली नस्लों को एक अच्छा पाकिस्तान मिल सके। सो इसमें आप लोगों की बहुत हद तक कोलैबोरेशन भी है। वो लोग तो चाहें कि वो बच्चे, जिस तरह आपने कहा कि कुछ ऐसा भी तबका है जिसको 2 वक्त की रोटी ही मैसर नहीं, तो वो फ़ीस कैसे अफोर्ड करेगा। तो अगर वो कंपनीज चाहें कि आप लोगों से कोलैबोरेट करके स्पॉन्सर कर दें बच्चों को, तो इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल, हमारा एक प्रोग्राम है मशअल-ए राह, हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया। मशअल-ए राह? मशअल-ए राह, ओके। और उसका इस साल का प्लान ये है, गोल ये है कि हम तकरीबन 1 लाख इसी तरह के अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को इस साल पढ़ाएं। सो कोई भी कंपनी किसी CSR बजट के थ्रू स्पॉन्सरशिप देना चाहें बच्चों को तो ज़रूर। हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। करेंटली मैं ई-कैट एमडी-कैट की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप पे भी पढ़ रहे हैं। राइट, माशाल्लाह। सो हमारे कोर वैल्यू यही है कि हम किसी बच्चे को फाइनेंशियल रीज़न की वजह से इनको डिक्लाइन ना करें। ओके, एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सैयद नीसा रज़ा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, कहिए। मेरा माइंड अकेडमी वालों से ये सवाल था कि मेरा जो छोटा भाई है, ही इज स्टडीइंग इन स्कूल, और उसको वो जो है एक ऐप के थ्रू पढ़ा है, लेकिन उसको जो है वो समझ में नहीं आ रहा। वो बच्चा सुबह मॉनिटर के सामने बैठ जाता है, उससे कुछ समझ में आ नहीं रहा होता कि वो क्या पढ़ा है, किस तरह पढ़ा है। कभी कभी वो कैमरा ऑफ करके सो जाता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि माइंड अकेडमी वाले जो है वो ऐसा क्या अलग चीज़ करेंगे कि जो मेरा छोटा भाई है या बहन है वो उस चीज़ को समझ सके। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का तो इम्प्रेशन बहुत बुरा पड़ता है हमारी सोसाइटी के अंदर और लोगों की नज़र में। अच्छा, ठीक है, राइट। हमने तो बहुत सारी चीज़ों में टैबू सेट किए हुए हैं। हमारे यहाँ तो काली बिल्ली भी गुजर जाती है अब तक, तो हम कहते हैं कि आज का दिन बहुत ख़राब गुजरेगा। तो प्लीज़ अब थोड़ा सा और स्मार्ट होके हमें चीज़ों को देखना है और सोचना है, ठीक है। जब हम एक चीज़ को ऑलरेडी सोच कर किसी चीज़ को हम काम करेंगे तो फिर वो हमारी रिज़ल्ट भी वैसा ही मिलेगा, राइट। नहीं, अभी आप बता रहे थे कि आप लोग विजुअल के थ्रू और तमाम आप लोग विजुअल भी आप लोग यूज़ कर रहे होते उनको बिज़ी रखने के लिए। तो मैं चाहूँगी आप इस कॉलर को आंसर करो कि वो चाहता है कि वो तो कैमरा बंद करके सो जाता है, लेकिन अम्मा अब्बा ने फ़ीस भरी हुई है तो उसने मॉनिटर के सामने बैठना है, बस इतना काम कर रहा है वो बच्चा। बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया था कि बच्चे को इंगेज करना है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है। वो जैसे ही उसको बोरिंग लगेगा वो बंद कर देगा। कोई ऊपर वहाँ पे फोर्स तो है नहीं, कोई प्रेशर तो है नहीं उसके ऊपर। तो आपको कंटेंट को इतना इंगेजिंग करना है कि अगर आप लेट से किसी फिनोमिना की बात कर रहे हो, किसी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो, किसी भी प्रोसेस की बात करो तो उसकी एनिमेशन चल रही हो। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है और वो उससे आगे कोलाइड कर रहा है, तो ये चीज़ें अगर उसको दिखेंगी तो वो बोलेगा हाँ कुछ ऐसा होता है। और उसको वो एज अ कार्टून भी ट्रीट कर सकता है अगर बहुत छोटा बच्चा है, जो कि हमारे पास अगर हम 6, 7, 8 की बात करें तो वो बिल्कुल ही अलग लेवल की एनिमेशंस होती हैं। मैट्रिक में और हमारे पास इंटर में जो एनिमेशंस होती हैं वो बिल्कुल अलग लेवल की होती हैं, लेकिन बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आए। इसके अलावा विजुअल क्लूज होते हैं। वेव की बात की, वेव बनी हुई आ गई, बच्चों को समझ आएगा अच्छा ये होती है वेव, फ़ौरन उसको समझ आ गया, क्लिक कर गया। इसके बाद सिमुलेशंस भी हैं। सिमुलेशंस यानी कि गेम से छोटे छोटे। हमने हमने बात की पुली वाले केस की, तो उसमें 2 मासेस हैंग हैं, पुली बीच में है, बच्चा उसका मास इंक्रीज़ करेगा, वो नीचे चला जाएगा। वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये उसको पता चल जाएगा। तो इस तरह के सिमुलेशंस भी हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक कंप्लीट पैकेज है कि बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को पूरा ग्रैब कर ले, पकड़ ले और उसको सब कुछ समझ आ जाए। राइट, मतलब इट्स नॉट ईजी जॉब फॉर टीचर्स ऑल्सो ना, कि ऑनलाइन क्लासेस देना, वो एक लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए इनको भी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर जो है ये वो आप लोगों को पढ़ाते हैं। बट येस, इट्स वेरी अफोर्डेबल माशाल्लाह। एंड बहुत ज़्यादा टेक्निक को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एंड इस वक्त कोविड-19 में दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन जिसको आपने यूटिलाइज़ करना है। एक और भी मामला है, बिकॉज इस वक्त स्कूल और
कॉलेजेस जो हैं वो भी ये बात करें कि हम ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करें, तो क्या वो लोग भी आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो जो उनके पास एडमिशन के जो बच्चे हैं उनको आप लोगों के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस दी जा सकें? बिल्कुल। सो अभी कोविड वाज अनप्लान्ड ऑब्वियसली, पूरी दुनिया में एक झटका था ये। सो हर किसी ने अपनी जितने लोग जितने टेक सेवी थे उस लिहाज से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। मेरे पिछले 3-3.5 साल स्कूलों के साथ काम करते ही गुजरा है। माशाल्लाह से आई हैव सर्व्ड ऑलमोस्ट 17 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। मैंने उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया करता था। तो बिल्कुल कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने बहुत वेल रिस्पॉन्ड किया है इसको, उन्होंने प्रॉपर रिकॉर्डिंग क्लासेस की, बिकॉज जूम पे लाइव वेबिनार्स या जूम या स्काइप वर नेवर डिज़ाइंड फॉर लर्निंग, दे वर डिज़ाइंड फॉर मीटिंग्स, कि आप साथ में सब बात के मतलब एक बंदा बोल रहा हो 30 बच्चे सुन रहे हो, इसके लिए कभी जूम बनाया नहीं गया था। सो ऑब्वियसली इंगेजिंग इतना नहीं होता, उसकी वीडियो क्वालिटी ऐसी नहीं होती। ऑब्वियसली लाइव क्लास के अंदर टीचर एनिमेशन नहीं चला सकता, ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड शोज़ के थ्रू पढ़ा सकता है। सो बहुत सारे स्कूल्स ने अडॉप्ट किया एंड दे डिडंट गॉट द राइट रिजल्ट्स टू। बच्चों के बहुत बीच में यहाँ तक कि एक ट्रेंड चला था सोशल मीडिया पे कि नो टू ऑनलाइन एजुकेशन। हाँ, जिस तरह अभी कॉलर भी जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, एक और कॉलर भी आ गया मुर्तज़ा, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं कराची से अजरा बात कर रही हूँ। हाँ जी अजरा साहिबा, कहिए। पहली बात तो ये है कि आपके चैनल में वक्त की ज़रूरत के तहत एक बहुत ज़रूरी प्रोग्राम को शुरू करके बहुत बड़ा काम किया। जज़ाकल्लाह। दूसरी बात ये है कि माशाल्लाह मैं एक दादी और नानी होने के नाते ये बात कहूँगी कि हमने तो अपने बच्चे और बच्चियों को उस वक्त के माहौल के तहत बेहतरीन तालीम दिला दी। हाँ। लेकिन आजकल के हालात में ये हकीकत है कि ऑनलाइन कोचिंग शुरू करके इंटर अकेडमी ने तुलबा और तालिबात के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन का, आपकी दुआओं का, और यकीन करें ये इस वक्त इनके लिए ऑक्सीजन का काम कर रही होंगी, ये जो स्माइल है इन लोगों के चेहरे पर। अच्छा शफक, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ इंटरनेट की प्रॉपर सर्विसेज नहीं आती, ठीक है, बिजली कुछ जगहों पे आ रही होती है, कुछ नहीं आ रही होती। मैंने ऑनलाइन की फ़ीस पे कर दिया है, तो बिजली के भी मसाइल हैं, तो डू यू रेकमेंड मी कि मैं ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाऊं इस बिजली की सिचुएशन में? सवाल है, अब क्या करें इसका। अब अगर ऑनलाइन क्लास ऐसे हो रही है कि टीचर एट द सेम टाइम, मतलब एक उसका एक ड्यूरेशन है, 9 to 12 की ड्यूरेशन है, उसमें टीचर क्लास ले रहा है और बच्चे की घर की लाइट, जैसे मेरी भी कल घर की लाइट चली गई थी रात में, ठीक है, उसकी भी चली गई है, तो अब क्या होगा? तो वो क्या रिकॉर्डेड लेक्चर्स को मिलेगा? नहीं, टीचर ने तो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पढ़ाया और बच्चा अगर उसको अवेल नहीं कर पाया उस अपॉर्चुनिटी को, तो आई थिंक अब दोबारा से क्या वो टीचर क्लास उसी को प्लान करेगा, मतलब सिर्फ 1-2 बच्चे के लिए। सो फिर हमारा सॉल्यूशन जो है वो अच्छा, मैं कहूँगी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में एक तरीके से ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर है। बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चे की टाइम पर भी चाहे उसको, वो आराम से उन लेक्चर्स को वो पढ़ सकता है, सीख सकता है। तो ये एक बेस्ट जो है वो कराची वालों के लिए, या जहाँ जहाँ बिजली जाती है वहाँ पर ये ऑप्शन है। ऐसे बिल्कुल, सुबह के वक्त में, शाम के वक्त में, रात के वक्त में, जब उसकी अवेलेबिलिटी है। हमारे पास तो बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट्स भी आके इनरोल हो रहे होते हैं जो जॉब्स कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है कि आप किसी भी टाइम पर अपने जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम है उसमें आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शफक, आपका शुक्रिया नहीं हमारे साथ मौजूद थे। सो प्लीज़ तालीमी निज़ाम को रुकने मत दीजिए, चाहे कोविड-19 है, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए ताकि आप पाकिस्तान के लिए और अपने लिए बेहतर जो है वो फ्यूचर का इंतखाब कर सकें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।